गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। होप सो सभी को आवाज़ क्लियर आ रही होगी मेरी। देखो, लास्ट सेशन में आप लोगों ने 75 तक कर लिया था। ये दूसरा उसी का पार्ट है, दैट इज़ एनिमल फिजियोलॉजी। उसको आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो 75 के बाद 76 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Simply, in the comparative anatomy of vertebrates, which group is the first to show the complete anatomical separation of ventricles, although a small opening is called foramen of Panizza persist? अब बेसिकली देखोगे तो हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, जो फिश होता है, अगर मैं पाइसेज की बात करूं या फिश की बात करूं सिंपली, तो आप देखिएगा उसमें कि दो चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। कितने चैम्बर्ड होते हैं? दो चैम्बर्ड। तो सिंपली आपको समझना, एक एट्रियम और एक क्या होता है? वेंट्रिकल। और हमेशा रिसीविंग चैम्बर कौन होता है? एट्रियम। और आउटगोइंग चैम्बर कौन सा होता है? वेंट्रिकल। तो ये हमारे पास टू चैम्बर की बात हो रही है। बट हमारे पास इसके अलावा हमारे पास होता है थ्री चैम्बर्ड हार्ट। जब थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है तो यहाँ पे ये सिनारियो हो जाता है लाइक दिस। ये हमारे पास एट्रियम, ये भी क्या है? एट्रियम। ये क्या है? वेंट्रिकल। बट ये वाला कौन सा है हमारे पास? दैट इज अ लेफ्ट। और ये वाला कौन सा है? दैट इज अ राइट। तो यहाँ पे ये थ्री चैम्बर्ड हार्ट है। और एक होता है चार चैम्बर। एक क्या होता है हमारे पास? चार चैम्बर्ड हार्ट, जो सभी को पता है, एट्रियम, एट्रियम, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रोकोडाइल्स में होता है, ये ना पार्शियली इस तरीके से होता है, लाइक दिस। पार्शियली होता है, यानी कि ये कंप्लीटली पूरी तरीके से फोर चैम्बर्ड नहीं होता, 3.5 होता है। तो उसी जो पोर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज द फोरामेन ऑफ पिनिजा परसिस्ट। अब ये किस में पाया जाता है? तो क्रोकोडाइल्स में पाया जाता है। किसमें? क्रोकोडाइल्स में। इसी वजह से बुक में लिखा रहता है कि हमारे पास क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है। यूजुअली आप देखोगे जो रेप्टाइल्स होता है, रेप्टाइल्स में आपको क्या देखने को मिलता है? दैट इज द थ्री चैम्बर्ड हार्ट। बट क्रोकोडाइल में क्या पाया जाता है? फोर चैम्बर्ड। बट एक्चुअल में फोर चैम्बर्ड नहीं होता। कितना होता है? 3.5। और उसी ओपनिंग को बोलते हैं फोरामेन ऑफ पेनाइजा। ये परसिस्ट करता है, इसीलिए 3.5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा था? क्रोकोडाइल्स। होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग को याद रखना है कि हमारे पास पाइसेज यानी फिशेज क्या होता है? टू चैम्बर्ड। रेप्टाइल्स कितने होते हैं हमारे पास? थ्री चैम्बर्ड्स, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में क्या होता है? 3.5 या चार चैम्बर्ड भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या है। और बर्ड्स एंड मैमल्स में क्या होता है? फोर चैम्बर्ड हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ न्यूरोजेनिक हार्ट? हमारे पास हार्ट दो टाइप का होता है, एक न्यूरोजेनिक और एक होता है मायोजेनिक। तो यूजुअली जो हायर एनिमल्स होते हैं उसमें आपको पाया जाता है मायोजेनिक हार्ट, जैसे कि हम लोग ह्यूमन। ह्यूमन के केस में क्या होता है? हमारे पास मायोजेनिक हार्ट है। इसमें मस्कुलर, स्पेशल टाइप का मस्कुलर टिश्यू होता है, जैसे एसए नोड एंड एवी नोड, जो क्या करते हैं? इम्पल्स को जनरेट करता है। न्यूरोजेनिक में हमारे पास इसका कोई लेना देना नहीं है, एसए नोड और एवी नोड का। तो ये सब ऑप्शन तो होंगे नहीं जहां भी। हाँ, देख लेते हैं बाकी। द हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय ए नर्व गैंग्लियन लोकेटेड ऑन द वेंट्रल वॉल। नर्व गैंग्लियन लोकेटेड ऑन द वेंट्रल वॉल। तो यहाँ पे हमारे पास गैंग्लियन का होता है। किसका रोल है हमारे पास? गैंग्लियन का। दैट इज 77 का क्या हो गया हमारे पास? दैट इज द ए। 77 का क्या हो गया? ए। क्लियर है ये? नेक्स्ट, आइसोवॉल आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ये कार्डियक साइकिल से क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे तो आगे और भी क्वेश्चन आएगा जो इसके आसपास होगा वो आप कर पाओगे। एक्चुअली कार्डियक साइकिल एक छोटा सा टॉपिक है। आपको देखना क्या है? जस्ट लाइक दिस। मान लो ये हमारे पास कार्डियक साइकिल है, सर्कुलर में बना दिया। अब हो क्या रहा है कार्डियक साइकिल में? हमारे पास तीन चीज होता है। एक क्या होता है? एट्रियल सिस्टोल। दूसरा क्या होता है हमारे पास? वेंट्रिकल सिस्टोल। और तीसरा क्या होता है? दैट इज द जेडी, यानी कि ज्वाइंट डायस्टोल। चौथा तीसरा क्या होता है? ज्वाइंट डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल 0.1 होता है। ये कितना होता है हमारे पास? दैट इज 0.3। और ये कितना होता है? 0.4। सबसे ज्यादा क्या होता है हमारे पास? दैट इज द ज्वाइंट डायस्टोल। टोटल कितना हो गया? 0.8 सेकेंड। कितने का हो गया? 0.8 सेकेंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है हमारे पास, दैट इज द आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ कार्डियक साइकिल, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल इवेंट्स अकर। अब इसमें इवेंट में क्या अकर होता है? जैसे ही आपको एट्रियल सिस्टोल होगा, ध्यान से सुनिएगा, जब एट्रियल सिस्टोल होगा, यहाँ पे मैं हार्ट भी बना दे रहा हूँ, डब्बा वाला हार्ट है। एट्रियल सिस्टोल करेगा तो यहाँ से ब्लड यहाँ पे आएगा, और यहाँ से ब्लड क्या होगा? यहाँ पे आएगा, दोनों जगह वेंट्रिकल पे आएगा। तो इस केस में हमारे पास ओपन रहेगा। क्या ओपन होगा? तो यहाँ पे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होगा। ओपन होने के बाद वेंट्रिकल फिल कर जाएगा, और एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पे सारे के सारे हमारे पास वॉल्व क्या है? बंद है। सारे के सारे वॉल्व क्या हमारे पास? क्लोज है। सारे के सारे वॉल्व क्या हमारे पास? क्लोज है।
तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डेट इज द आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे सारे के सारे वॉल्व क्या रहते हैं हमारे पास? रिमेन क्लोज रहते हैं, यानी कि हार्ट के अंदर एकदम मस्त तरीके से पूरा ब्लड फिल होता है। इसी को बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। और जैसे ही वेंट्रिकल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट किया, तो अब हमारे पास क्या, ऑर्टा में चला जाएगा और उधर लंग्स में भेज देंगे, किस लिए? ऑक्सीजनेटेड ब्लड करने के लिए। तो ये दोनों चीज याद रखना है। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में क्या होता है कि वेंट्रिकल के अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है, उस कंडीशन पे जब सारे के सारे वॉल्व क्या रहते हैं? क्लोज रहते हैं। सारे के सारे वॉल्व क्या रहते हैं? क्लोज रहते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज आपको याद रखना है कि जब हमारे पास एट्रियल सिस्टोल किया तो यहाँ का ब्लड यानी एट्रियम का ब्लड कहाँ पे? वेंट्रिकल में आया। तो इस सिनारियो में पता है क्या होता है? यहाँ पे एक साउंड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लब, LUB, लब साउंड। अब इस कंडीशन में लब साउंड और डब साउंड, दो साउंड होता है। दूसरा क्या होता है? यहाँ पे डब आता है। दूसरा क्या होता है? डब साउंड। तो इंटरेस्टिंग बात ये याद रखना है कि जब भी हमारे पास लब साउंड होता है चाहे डब साउंड होता है, दोनों क्लोजिंग पे होता है। ओपनिंग पे कोई भी साउंड नहीं आता। जैसे दरवाजा खोलने पे कोई साउंड नहीं होता, बंद करते हो तो आवाज करता है। तो उसी तरीके से आपको याद रखना है, जो साउंड आता है क्लोजर ऑफ वॉल्व्स के होने की वजह से आता है। लब साउंड किसके क्लोजर से होता है? तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड के क्लोजर से होता है। और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के एक और नाम होता है, दैट इज नोन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, क्योंकि उसी पे हमारे पास ये वॉल्व लगा होता है। क्लियर है? तो इसके बंद होने से लब साउंड आता है। और डब साउंड किसके वजह से आता है? सेमी लूनर के बंद होने से आता है। किसके? सेमी लूनर के बंद बंद होने से, यानी कि क्लोज होने से आता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग इस क्वेश्चन के। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे कौन सा हो गया? दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट। वेंट्रिकुलर प्रेशर राइज रैपिडली व्हाइल द ऑल वॉल्व्स आर रिमेन क्लोज्ड। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है? रुक रुक क्या आ रही है आवाज? क्लियर है नहीं है क्या? ठीक है। 79, 79 देखिए काफी इजी से क्वेश्चन है। पूछा है 80 बिट्स है, ह्यूमन का कितना हमारे पास? 80 बिट्स है। और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 ml, हमें पहले से पता है, तो मल्टीप्लाई कर देना है। 7/56 तो कितना हो गया हमारे पास? 5.6 लीटर पर मिनट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, which specific cranial nerve carries parasympathetic fiber release the acetylcholine to slow down the heart rate? ये कौन हमारे पास हार्ट रेट को स्लो डाउन करता है? तो आपको यहाँ पे याद रखना, दैट इज द वेगस नर्व, दैट इज द वेगस नर्व। एक और यहाँ से इजी क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमन के अंदर हमारे पास कितने क्रेनियल नर्व होते हैं? तो 12 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं। उसी के बेसिस पे हमारे पास फंक्शन रहता है। तो आपको चीजें याद रखनी है कि हमारे पास वेगस नर्व है, हाइपोग्लॉसल है, ग्लोसोफेरेंजियल है, ट्रोकियल नर्व है, लॉट्स ऑफ और भी हमारे पास नर्व होते हैं। जैसे कि आप देखोगे, तो एक क्वेश्चन तो इजी आता है कि कितने हैं, तो आपको याद रखना है दैट इज द 12, दैट इज द 12 पेयर है। उसके अलावा हमारे पास ट्रोकिल है, ऑप्टिक है, वेगस है, हाइपोग्लॉसल है, एसेसरी है, ग्लोसोफेरेंजियल है, फेसियल है, ट्राइजेमिनाइलल है, ऑक्यूमोटर है और ऑल्फैक्टरी। ये 12 के 12 मैंने नाम बता दिए। दिस ऑल आर द 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, जिसमें से एक ये जो क्वेश्चन पूछा था वेगस नर्व के लिए पूछा था। किसके लिए पूछा था? वेगस नर्व के लिए पूछा था। तो दैट इज द ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम pseudounipolar neurons are the most typically found in which location? ये कहाँ पे पाया जाता है? तो डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। कहाँ पे पाया जाता है? डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन में आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। 81 का क्या हो गया हमारे पास? ए। डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन में आपको देखने को मिलता है सीडो यूनिपोलर। अब ये नर्व हमारे पास कई टाइप का होता है। एक होता है मल्टीपोलर, एक होता है बाइपोलर, एक होता है यूनिपोलर और चौथा होता है सीडो यूनिपोलर। सीडो यूनिपोलर बहुत कम पाए जाते हैं। अब बाइपोलर में, मल्टीपोलर में क्या होता है? एक एक इसमें मल्टीपल डेंड्राइट्स इस तरीके से होंगे और दिस इज द एक्सॉन। इस तरीके इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपोलर। बाइपोलर में क्या होता है? एक ही होगा यहाँ पे इस तरीके से। स्यूडो यूनिपोलर में लगता है बाइपोलर, लगता है यूनिपोलर, जैसे लाइक दिस, बट यहाँ पे इस तरीके से बन जाता है डेंड्राइट वाला। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्यूडो यूनिपोलर। तो यहाँ पे कहाँ पे पाया जाता है? तो डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन, डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल नर्व। अब कई बार क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या करेगा, स्पाइनल नर्व की जगह क्रेनियल नर्व लिख देगा, गलत। स्पाइनल नर्व में क्या पाया जाता है हमारे पास? स्यूडो यूनिपोलर। ठीक है। नेक्स्ट,
During the repolarization phase of action potential, which ionic movement is primarily responsible for returning the membrane to its resting potential? ये पूरा एक मैकेनिज्म है जो कम से कम 15 से 20 मिनट का आपको टॉपिक है। ये ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा है, आप चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हो। इसका आंसर क्या है हमारे पास? इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। क्या होता है हमारे पास? 82, 82 का आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। इन्फ्लक्स ऑफ नहीं, पोटेशियम, इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। कौन सा होता है? इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। अब इसमें 3 चीज़ होता है, मैं ऊपर-ऊपर से बता दे रहा हूँ कि हमारे पास ये नर्व इम्पल्स जनरेशन में 3 फेज़ होता है। हमारे पास क्या होता है? डिपोलराइजेशन, क्या होता है? डिपोलराइजेशन, उसके बाद प्रोपागेशन ऑफ नर्व इम्पल्स होगा और लास्ट में क्या होगा हमारे पास? रिपोलराइजेशन। तो आपको याद रखना है कि हमारे पास ड्यूरिंग द डिपोलराइजेशन इन्फ्लक्स, इन्फ्लक्स ऑफ हमारे पास क्या होता है? सोडियम। बट यहाँ पे किसका पूछा है हमारे पास? रिपोलराइजेशन का पूछा है, तो यहाँ पे इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, यानी पोटेशियम बाहर जाता है। पोटेशियम क्या जाता है? बाहर। अब इसको मेंटेन करने के लिए लगा होता है पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? 3 बाहर भेजता है और 2 अंदर लेता है। 3 और 2, सोडियम और पोटेशियम। ये वाला टॉपिक था, तो इसका आंसर कौन सा है? 82 का बी। 82 का कौन सा था? बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाइट्रोजिनस वेस्ट? ठीक है, हाँ थोड़ा सा इसलिए आवाज अजीब सा लग रहा होगा, कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस वेस्ट रिक्वायर्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी? अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम से ये क्वेश्चन है और ये काफी इजी सा क्वेश्चन है। तो आपको समझना है हमारे पास 3 टाइप का नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। एक होता है अमोनिया, एक होता है यूरिया और तीसरा क्या होता है? यूरिक एसिड। तीसरा क्या होता है? यूरिक एसिड। तो आपको सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में वाटर चाहिए अमोनिया को, उससे कम इसको, और यूरिक एसिड में ना के बराबर वाटर चाहिए। अब ऐसा क्यों? बिकॉज़ ऑफ अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक, दिस इज द लेस्ट टॉक्सिक। यूरिक एसिड क्या होता है? सबसे कम टॉक्सिक होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर किसे चाहिए भाई? तो अमोनिया को चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट हमारे पास काउंटर करंट मैकेनिज्म इन द मैमेलियन किडनी इज प्राइमरली फंक्शन ऑफ विच स्ट्रक्चर? अब यहाँ पे ध्यान से समझना, काउंटर करंट मैकेनिज्म में आपको जो मेन रोल प्ले करता है हमारे पास लूप ऑफ हेनले। कौन करता है? लूप ऑफ हेनले। अगर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन से ये क्वेश्चन है डायरेक्टली, हमारे पास नेफ्रॉन में क्या होता है? पीसीटी, और क्या होता है हमारे पास? डीसीटी, और बीच में हमारे पास इस तरीके से होता है यू शेप ट्यूब, दैट इज नोन एज लूप ऑफ हेनले। तो काउंटर करंट में कौन हेल्प करते हैं? लूप ऑफ हेनले। कौन हेल्प करते हैं? लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट, काफी इजी से क्वेश्चन था। 84 का हो गया हमारे पास ए। 84 का क्या हो गया? ए। 85, 85 क्या है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोलुबल? यहाँ पे आपको बताओ, विटामिन से डायरेक्टली क्वेश्चन याद रखना आपको। ए डी ई के, दिस ऑल आर द फैट सोलुबल। कैसा होता है हमारे पास? फैट सोलुबल। रिमेनिंग विटामिन जैसे कि सी और बी कॉम्प्लेक्स सभी के सभी वाटर सोलुबल होते हैं। तो यहाँ पे तो पहला पॉइंट वाटर सोलुबल है, तो ये दोनों तो कभी होगा नहीं। यहीं पे क्लियर हो गया। दूसरा बात करता है कोएंजाइम की तरह कौन काम करता है? तो विटामिन बी वन करता है। कौन करता है? विटामिन बी वन करता है। तो क्वेश्चन टफ नहीं था, बस आपने प्रिसाइजली पढ़ते तो सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो ये क्या होगा हमारे पास? विटामिन बी वन। दो ऑप्शन तो आपने ऐसे एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि मैंने बता दिया एडिक क्या होता है? फैट सोल्यूबल। आपको याद रखना है ए डी ई के आर द फैट सोल्यूबल, वाइल विटामिन सी एंड द बी कॉम्प्लेक्स, यानी जितने भी विटामिन बी वाले हैं सबके सब वाटर सोल्यूबल होते हैं। सबके सब कैसे होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। और विटामिन सी से कई बार क्वेश्चन आता है कि स्कर्वी वाला डिजीज, वो बेसिक क्वेश्चन इसी वजह से कोई वो नहीं है, बट याद रखना विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द हार्मोन गैस्ट्रिन इन द ह्यूमन डाइजेशन? गैस्ट्रिन का हमारे पास प्राइमरली रोल क्या है? तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, गैस्ट्रिन का हमारे पास प्राइमरली रोल होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है? सिक्रीट करवाता है हमारे पास, स्टिमुलेट करता है पेराइटल सेल। किसको स्टिमुलेट करता है? पेराइटल सेल को स्टिमुलेट करता है। और वहां से क्या सिक्रीट कराता है हमारे पास? HCl। क्या सिक्रीट कराता है हमारे पास? HCl। क्या सिक्रीट कराता है? HCl। ये बात क्लियर है? तो कौन सा हो जाएगा? कहीं कुछ लिखा है ऐसा कुछ? हाँ, टू स्टिमुलेट द पेराइटल सेल टू स्टमक ऑफ द सीक्रेट HCl। तो ऑप्शन डी। 86 का क्या हो गया हमारे पास? डी। क्लियर है? और ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ऑक्जेंटिक सेल भी समटाइम वी कॉल। ये क्या हो गया हमारे पास? 86 का डी। नेक्स्ट, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज ऑफन रेफर टू द बायोलॉजिकल क्लॉक? सभी को याद है, पिनियल ग्लैंड। और ये क्या सीक्रेट करता है? मेलाटोनिन, जो स्लीप फेक साइकिल को मेंटेन करता है। इवन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो काउज होते हैं, मिल्क होती हैं, मतलब जो वैसा कहूँ जो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, मिल्क देती हैं, उस केस में मेलाटोनिन के वजह से अगर कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाए तो बहुत सारे
काऊ कंटिन्यूअस मिल्क देते रहते, कमी नहीं होती है बिकॉज़ ऑफ द मेलाटोनिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पास स्लीप वेक साइकिल में या डार्क लाइट साइकिल में। नेक्स्ट मिचाइलिस मेंटन थ्योरी। अब आपको ये समझना है यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, द एक्टिवेशन मिचाइलिस मेंटन ये किसका बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। तो एक्टिवेशन एनर्जी आप लोग को सभी को पता होगा, लाइक दिस ये ग्राफ होता है, फिर एक और ग्राफ होता है। तो हमारे पास जो एंजाइम का काम होता है, एंजाइम काम के क्या करता है, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, लो कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। वैसे तो देखा जाए तो केमिस्ट्री में हमारे पास क्या होता है, जो कैटलिस्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो भी कर सकता है और फास्ट भी कर सकता है। बट बायोलॉजी में मोस्टली एंजाइम हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस करते हैं, रिड्यूस नहीं करते। मोस्टली क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं, ना कि उसे घटाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि मिचेलिस मेंटन किसको बताता है, ये एफिनिटी को बताता है कि हमारे पास एंजाइम का सबस्ट्रेट के जुड़ने की एफिनिटी क्या है, किस तरीके से जुड़ रहा है, उसी को बताता है केएम वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं मिचेलिस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, मिचेलिस कांस्टेंट। तो कहीं लिखा होगा द एफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट 89। 89 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल डाइजेशन ऑफ मिल्क। मिल्क के लिए हमारे पास कौन सा होता है, दैट इज द रेनिन। कौन सा होता है हमारे पास, रेनिन। क्लियर है, ठीक, रेनिन। अब एक और रेनिन होता है, कहीं मिस्टेक नहीं करना। अगर मान लो यहीं पे अगर क्वेश्चन को टफ बनाना होता, मैं ये रेनिन लिख देता और ऑप्शन डी में लिख देता नॉन ऑफ द एबव। नॉन ऑफ द, तो बच्चे मार के गलत। रेनिन, ये रेनिन अलग है, ये काम आता है कहाँ पे, हार्ट में। रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे में आता है, रास मैकेनिज्म में काम आता है। तो ट्विस्ट है इसमें, डबल एन वाला ये तो यानी कि इसमें, तो फॉर दिस क्वेश्चन दिस इज द करेक्ट, दैट इज द ऑप्शन सी। 89 का क्या हो गया हमारे पास, सी। In the renal tubule, the majority of water and almost all essential nutrients are reabsorbed. कहाँ पे सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो आपको याद रखना है पीसीटी में। पीसीटी में सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है। यानी कि अगर मैं पीसीटी बना दूं लाइक दिस, ये लुपोफेनले हो गया और ये हो गया डीसीटी, ये क्या हो गया हमारे पास, डीसीटी। तो मैक्सिमम रिएक्शन पीसीटी में होता है और लिस्ट कहाँ पे होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। कहाँ पे होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। तो मैक्सिमम का पूछा, दैट इज ऑप्शन ए, proximal convoluted tubule. Next, which hormone released from the posterior pituitary is essential for the water conservation? अब यहाँ पे आप कई बार ये क्वेश्चन आता है, तो आप लर्न कर लो कि हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी होता है और दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारे पास बहुत सारे हार्मोन रिलीज होता है, फ्लैट, पीजी, एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, टीएसएच, प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन। और उसी तरीके से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारे पास दो हार्मोन रिलीज होता है। कौन कौन सा, दो हार्मोन। एक तो यहीं पे लिख दिया हमारे पास, दैट इज द वेसोप्रेसिन, दैट इज द वेसोप्रोसिन एंड ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रोसिन। तो क्वेश्चन क्या था पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, तो आपको बताना है दैट इज द कौन सा हार्मोन मुक्त होकर। हाँ, अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, अब यहाँ पे देखोगे तो हमें ग्लैंड का पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा समझाने के लिए। ये मान लो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। अब क्या होता है कि हमारे पास एक और ग्लैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस में हमारे पास एक स्पेशल, ध्यान से सुनिएगा, हाइपोथैलेमस में हमारे पास एक स्पेशल टाइप के नर्व सेल्स पाए जाते हैं। वो भी न्यूरॉन ही है, बट उसके पास कैपेबिलिटी होता है न्यूरो सिक्रेटरी। ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस के पास कैसा होता है, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। यानी कि वो नर्व हमारे पास क्या सिक्रेशन कर सकता है, सबस्टांस हार्मोन को भी सिक्रेट कर सकता है, उसको बोलते हैं न्यूरो सिक्रेटरी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पास ऑक्सीटोसिन भी है और दूसरा क्या है, वेसोप्रेसिन। तो यहाँ पे लिखा है रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज तो होता है, बट हमारे पास क्या करता है, इसेंशियल फॉर द वाटर कंजर्वेशन बाय द इंक्रीजिंग द परमेबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑफ डक्ट्स। वाटर कंजर्वेशन के लिए कौन सा होता है, दैट इज द एडीएच। क्या बोलते हैं उसको, एडीएच। और एडीएच का ये दूसरा नाम क्या होता है, वेसोप्रेसिन। अब ये वाटर को कंजर्वेशन कैसे कराता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। हालांकि रास पाथवे में आप लोग देखोगे, रास पाथवे में क्या होगा, एल्डोस्टेरोन आएगा और वो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो उसी तरीके से एडीएच काम करता है, जिसके वजह से वाटर कंजर्वेशन बचता मतलब बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर वाटर ज्यादा आ जाता है। तो ब्लड के अंदर आ गया तो बॉडी के अंदर भी वाटर मेंटेन रहता है। तो वेसोप्रेसिन इसका आंसर होगा। वैसे तो ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन दोनों होता है, बट आपको यहाँ पे किसके रिगार्डिंग पूछा है, वाटर के रिगार्डिंग पूछा है। तो ऑक्सीटोसिन नहीं मारना है, किसको मारना है, वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन भी रिलीज करता है, बट ऑक्सीटोसिन किसके लिए होता है, तो दो काम याद रखना ऑक्सीटोसिन का।
एक काम करता है आपको मिल्क के लेट डाउन में, यानी कि जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट से मिल्क को लेट डाउन कराने में कौन हेल्प करता है? ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? वेसोप्रेसिन। क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, सुचिता। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड इन न्यूरॉन? अब यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, हमारे पास क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड इन न्यूरॉन, इट इंश्योर द वन वे प्रोपगेशन ऑफ द नर्व इंपल्स एंड प्रिवेंट्स टिटनी। ऑप्शन इज द करेक्ट। इसमें क्या होता है? वन वे ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द नर्व इंपल्स, इट्स प्रिवेंट टिटनी। टिटनी क्या होता है कि हमारे पास मसल्स रुक जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर दे तो कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है, जैसे लॉक जाओ, जैसे लॉक जाओ। वो वाला उससे क्वेश्चन था डायरेक्टली। हमारे पास कौन सा हो जाता है? ऑप्शन ए। 92 का क्या हो गया हमारे पास? ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ए डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन एडल्ट रिजल्ट्स इन ए कंडीशन। सभी को पता है ऑस्टियोमेलेसिया, ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया है। ये क्या है हमारे पास? ऑस्टियोमेलेसिया। कौन सा है? ऑस्टियोमेलेसिया। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर 18, द पी वेव। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। पी वेव ऑफ द स्टैंडर्ड ह्यूमन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये मैं एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बना देता हूँ। ठीक है। अब ये क्या होता है हमारे पास? पी, और इसको बोलते हैं QRS, और ये क्या हो गया? टी वेव। तो यहाँ पे पूछा पी वेव। पी वेव का काम क्या है? पी वेव में आपको ध्यान रखना, ये किसको बताता है? एट्रियल सिस्टोल को। एट्रियल सिस्टोल यानी कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और सिस्टोल कब करेगा? जब डीपोलराइजेशन होगा। जब क्या होगा? डीपोलराइजेशन होगा। तो अगर हार्ट में बना दूं, तो जब एट्रिया इस तरीके से सिस्टोल करेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वहां पे क्या होता है? एट्रियल के अंदर डीपोलराइजेशन। यानी पी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है? एट्रियल डिपोलराइजेशन। और की वायरस किसको रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। अब की वायरस क्यों? क्योंकि भाई वेंट्रिकल को पंप करके पूरे बॉडी में भेजना है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, दैट इज द की वायरस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो की वायरस किसके लिए है? की वायरस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन या वेंट्रिकल सिस्टोल। बातें की है, दोनों चीज बोल सकते हो सकता है यहाँ पे डिपोलराइजेशन का सिस्टोल लिख दे तो भी सही था। उसी तरीके से जो टी वेव होता है, ये रिपोलराइजेशन होता है, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन का होता है। तो हमारे पास तीनों चीज मैंने बता दी, बट पीओ पूछा था, तो 94 का क्या हो गया हमारे पास? ए। क्लियर। विच हार्मोन एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू इंसुलिन? सभी को पता है, दैट इज ग्लूकागॉन। किसका होता है? ग्लूकागॉन। इंसुलिन कम करता है, ग्लूकागॉन बढ़ाता है। और कॉर्टिसोल भी बढ़ाता है। कॉर्टिसोल भी क्या करता है? बढ़ाता है। कॉर्टिसोल भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो ये याद रखना है, कॉर्टिसोल भी बढ़ाता है और ग्लूकागॉन भी बढ़ाता है। तो बट यहाँ पे एंटागोनिस्टिक की बात आएगी तो आपको क्या लगाना है? दैट इज द कॉर्टी, अरे सॉरी, ग्लूकागॉन। द साल्टेटरी कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स अकर बाई। अब यहाँ पे साल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है उसको यहाँ पे समझिए। हमारे पास दो टाइप का न्यूरॉन होता है, एक होता है माइलिनेटेड, एक होता है नॉन माइलिनेटेड। अब ट्विस्ट क्या है कि हमारे पास कुछ सपोर्टिंग सेल होती है, जैसे कि स्वान सेल और ओलिगोडेंड्राइट सेल। ओलिगोडेंड्राइट सेल, स्वान सेल और ओलिगोडेंड्राइट सेल, हमारे पास ये कुछ सिक्रेशन सिक्रेट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइलिन सीट। क्या बोलते हैं? माइलिन सीट। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमेशा स्वान सेल ही करे, वो भी करता है, बट जनरली हम लोग स्वान सेल को समझते हैं। स्वान सेल क्या सिक्रेट करता है? माइलिन सीट। जब माइलिन सीट सीक्रेट करता है तो इस तरीके का यहाँ पे मैंने लिखा दिया। तो ऐसे एक्सॉन को हम लोग बोलते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन या माइलिनेटेड न्यूरॉन, कुछ भी बोल सकते हैं। एक्सॉन में होता है, इस वजह से माइलिनेटेड एक्सॉन या माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं। अब यहाँ पे साल्टेटरी का मतलब होता है कि हमारे पास ये जो बीच में गैप है, इसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रेनवियर। तो यहाँ पे जो नर्व इंपल्स होगा, अगर नॉर्मल है, मान लो नॉन मैनिपुलेटेड है, तो हमारे पास डिपोलेशन रिपोलेशन इस तरीके से होगा, हर एक पॉइंट पे होगा। बट ये काम करता है माइलिन सीट किसके तरह? तो ध्यान से याद रखिएगा, ये माइलिन सीट काम करता है हमारे पास, दैट इज द इंसुलेटर की तरह। इंसुलेटर की तरह यहाँ पे इंपल्स जनरेट हुआ। अब क्या होगा? ये इंसुलेटर है तो यहाँ से जंप कर देगा इस तरीके से। तो इसी तरह इस वाले प्रोपागेशन को बोलते हैं साल्टेटरी। इस प्रोपागेशन को क्या बोलते हैं? साल्टेटरी। तो आप लोग समझ गए होंगे कौन सा होगा हमारे पास? माइलिनेटेड नर्व फाइबर। 96 का क्या हो गया? बी। माइलिनेटेड नर्व फाइबर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? द प्राइमरी साइट ऑफ द इरिथ्रोपोएटिन किडनी। कौन सा होता है हमारे पास? किडनी। नेक्स्ट हमारे पास, इन द ह्यूमन आई विटामिन ए इज कन्वर्टेड इनटू द विच लाइट सेंसिटिव? सभी को पता है, दैट इज द हमारे पास रोडोप्सिन। कौन सा होता है हमारे पास? रोडोप्सिन। कौन सा होगा? रोडोप्सिन। तो याद रखना आपको।
ठीक है, रिडॉप्सिन। और आपको ये भी पता होगा कि जो लाइट सेंसिटिव होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो लाइट सेंसिटिव होता है दैट इज द हमारे पास रॉड सेल। आर से याद रख लो, रॉड यानी रॉड की बात कर रहा है यानी रिडॉप्सिन। इसी वजह से जो रोतॉन्डी होता है ना विटामिन ए की कमी से, ऐसा नहीं होता है कि दिखाई नहीं देगा भाई, दिखाई देगा, बट हमें लो लाइट में नहीं दिखाई देगा। अगर बढ़िया लाइट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए वो बोलते हैं कि जिसको रोतॉन्डी होता है तो शाम के समय पे नहीं दिखाई देता, बिकॉज ऑफ वहां पे रिडॉप्सिन पिगमेंट है, वो क्या हो जाता है, कम। क्या हो जाता है हमारे पास, कम। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हुआ, रिडॉप्सिन। उसी तरीके से जो सी होता है यानी कि कौन सेल होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कलर विजन के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कलर विजन के लिए। अच्छा 97 नहीं बताया, अच्छा सॉरी, 97। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट ए प्रोटीज, कौन सा हमारे पास प्रोटीज नहीं है, तो स्टेप्सिन। स्टेप्सिन प्रोटीज नहीं है, ये लिपिड को क्या करता है, तोड़ता है। किसको तोड़ता है भाई, लिपिड को, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड्स को। किसको तोड़ता है, ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़ देता है। जबकि पेप्सिन हमारे पास क्या करता है, प्रोटीन को, काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन या ट्रिप्सिन किसको तोड़ता है, इसी को। और पेप्टाइडेज भी किसको तोड़ता है, प्रोटीन को। तो इसमें कौन सा नहीं पूछा है, तो स्टेप्सिन नहीं कर पाता, ये किसको तोड़ता है, लिपिड को। नेक्स्ट हमारे पास, हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑल और नन लॉ। ऑल और नन लॉ बोलो या ऑल और नन फेनोमेनन बोलो, हमारा न्यूरॉन सिस्टम इतना प्रिसाइजली काम करता है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो -70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान से सुनना, -70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर इससे ज्यादा नहीं होगा, अगर इससे एक पॉइंट भी कम हुआ, एक पॉइंट भी कम हुआ, पॉइंट में 0.001 भी कम हुआ, तो हमारे पास इंपल्स जनरेट नहीं होगा। इसी को बोलते हैं ऑल और नन फेनोमेनॉन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल और नन फेनोमेनॉन। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज द इफ स्टिमुलस रीचेज द थ्रेशोल्ड एंड एक्शन पोटेंशियल ऑफ द फुल मैग्नीट्यूड इज जनरेटेड, ऑप्शन इज द करेक्ट। अगर नहीं पहुंचा तो इम्पल्स जनरेट नहीं हुआ, तो वही दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वैल्यू। इसके इतना तो चाहिए ही चाहिए, अगर इतना नहीं मिला तो होगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि कोई आप स्पेशली ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो और उसका प्राइस है मान लो 1000 रुपए है, चाहे तुम 999.99 रुपए क्यों ना डालो, तो भी वो पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपने नहीं डाला पूरा। ऑफलाइन की बात अलग है। बट उसी तरीके से हमारे पास इम्पल्स में 0.001 का भी हमारे पास अंतर हुआ, अगर इतना मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं मिला, तो कभी भी हमारे पास ये जनरेट ही नहीं होगा इम्पल्स। तो वही था ऑल और नॉन फिनोमिनन। इट इज स्टिमुलस रीचेज द थ्रेशोल्ड एंड एक्शन पोटेंशियल ऑफ फुल मैग्नीट्यूड इज जनरेटेड। या तो होगा तो बढ़िया से, या फिर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज टेम्पररी एंड डेवलप्स ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ये सभी को पता है हमारे पास, दैट इज द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कब होता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी होता है, उसके अलावा कभी भी नहीं होता। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी होता है, उसके अलावा कभी भी नहीं होता है। 101 का क्या हो गया हमारे पास, दैट इज द पी। हिंदी में क्या बोलते हैं, अप्रा। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, द डक्ट ऑफ विल्सन इज द एनाटॉमिकल नेम ऑफ प्राइमरी डक्ट ऑफ विच ऑर्गन। ये हमारे पास किस ऑर्गन का होता है, तो आपको याद रखना है पैंक्रियाज का। अब यहाँ पे मैं एक इमेज दिखा देता हूँ, चाहो तो आप बना सकते हो, आपके लिए है। ये क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में कुछ और आ जाए। यहाँ पे देखो, ये वाला जो डक्ट है आपको दिखाई दे रहा है, मैं कलर कर रहा हूँ, दिस जो डक्ट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं मेन पेंक्राइटेड डक्ट या डक्ट्स ऑफ विर्साइन। जबकि इन दोनों को हमारे पास क्या बोलते हैं, एसेसरी पेंक्राइटेड डक्ट। इन दोनों को क्या बोलते हैं, एसेसरी पेंक्राइटेड डक्ट। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला क्या है हमारे पास, बाइल डक्ट। ये वाला क्या है हमारे पास, कॉमन बाइल डक्ट। तो कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पे, यहाँ पे आपको ये पूछा है। दूसरा ये पूछ सकता है, ये वाला जो डक्ट है इसका नाम क्या है हमारे पास, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। क्वाइट पॉसिबल, तो आपको याद रखना डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। तो जो करता है वो बाद में देख लेगा, यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 103, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एमिनोटेलिक एनिमल, अमोनोटेलिक यानी कि क्या सीक्रेट करता है, अमोनिया। क्या सीक्रेट करता है, अमोनिया। तो ध्यान रखना हमारे पास जितनी भी बोनी फिशेज होती हैं और जो कार्टिलेजनस फिशेज होती हैं, वैसे तो जितने भी एक्वेटिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आर द अमोनोटेलिक, क्योंकि पानी में ही रहते हैं, पानी ज्यादा चाहिए, मैंने ऊपर ही बताया। तो एक्वेटिक एनिमल प्राइमरली क्या होता है, मोनोटेलिक। बट फ्यू आर द एक्सेप्शन, जैसे कि आप देखोगे जो कार्टिलेजनस फिश है जैसे कि शार्क, वो पानी में रहती जरूर है बट वो यूरियोटेलिक होती हैं। शार्क कैसी होती हैं, यूरियोटेलिक, ह्यूमन की तरह यूरियोटेलिक। बट यहाँ पे मोनोटेलिक का पूछा है तो ह्यूमन होगा नहीं, पानी के अंदर रहता नहीं है। क्लियर, पिजन ये यूरिको होता है। पिजन क्या होता है, यूरिको। लैंड स्नेल भी क्या होता है, यूरिको। और एक्वेटिक स्नेल होता है तो अमोनो हो जाता है, बट यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, फ्रेश वाटर बोनी फिश है। कार्टिलेजनस फिश क्या होता है, यूरियोटेलिक। तो ऑप्शन इज करेक्ट।
व्हाट इज द प्राइमरी फिजियोलॉजी फंक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट? बाइल सॉल्ट का हमारे पास प्राइमरी फंक्शन क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ द लार्ज फैट ग्लोबुल्स इनटू द स्मॉलर बेसलेस, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास द स्पेस ऑफ डिश। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपको कहाँ पे मिलता है? द स्पेस ऑफ डिश लीवर में मिलता है, कहाँ पे? लीवर में। तो इस तरीके से होता है। तो इस वाले जो स्पेस को हम लोग बोलते हैं दैट इज द स्पेस ऑफ डिश। अगर मैं इसका एनाटॉमी दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारे पास क्या है? हिपेटोसाइट सेल्स। क्या है हमारे पास? हिपेटोसाइट सेल्स। और ये क्या हमारे पास? एंडोथेलियल सेल। इसके बीच में जो भी गैप है, दिस गैप इज नोन एज स्पेस ऑफ डिश। स्पेस ऑफ डिश इसी को बोलते हैं स्पेस ऑफ डिश। तो जो इसके ऊपर वाला बताया था, ये वाला क्वेश्चन बताता है, ये एनाटॉमी से क्वेश्चन था जो कई बार डायरेक्टली आया था, तो चीजें आपको लर्न कर। नेक्स्ट हमारे पास एनालाइज दिस स्टेटमेंट ऑफ कार्डिक एनाटॉमी। कार्डिक एनाटॉमी का हमारे पास स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। तो देखो ये काफी एक इजी सा क्वेश्चन होने वाला है। किसी को कोई दिक्कत? 106 106 में हमारे पास क्या है? तो देखो मिट्रल वाल्व इज द सेम एज द बाइकस्पिड वाल्व, बिल्कुल सही। हमारे पास क्या पूछा है? करेक्ट बताना है कि क्या बताना है? कुछ भी, हाँ अच्छा स्टेटमेंट वाला है। नेक्स्ट कार्डिक मसल इज स्ट्रेटेड एंड वॉलंटरी। कार्डिक मसल इज स्ट्रेटेड एंड वॉलंटरी। नेक्स्ट है द साइनोएट्रियल नोड इज लोकेटेड इन द लेफ्ट एट्रियम। साइनोएट्रियल, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, मैं पूरा एनाटॉमी बता दे रहा हूँ। ये हमारे पास है 4 चैम्बर वाला हार्ट। ये क्या हमारे पास? दैट इज द राइट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब एसी नोड कहाँ पे होता है? इस वाले पोजीशन पे। ये क्या हो गया? एसी नोड। और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? एवी नोड। यहाँ पे क्या होता है? अप्रोक्स नीचे वाला पार्ट में क्या होता है हमारे पास? एवी नोड। और क्या देखा है हमारे पास? मिट्रोनोल। मिट्रोनोल की क्या बोलते हैं? दैट इज द बाइकस्पिड वॉल, दैट इज द बाइकस्पिड वॉल। तो यहाँ पे देखो 106 तो कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे पास सही है? पहला वाला था हमारे पास सही है। दूसरा वाला हम क्या है? कार्डिक मसल इज स्टेटेड एंड वॉलेंट्री, नहीं भाई इनवॉलेंट्री होता है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत। जहां जहां दूसरा काट दो फटाफट, ये दोनों तो होगा नहीं। अब और देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? और जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए तो मैं बार बार बोलता हूँ, आपको ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट करना है। अगर आपको 100% सिक्योरिटी हुआ, तो अगर क्वेश्चन आपका निकल जा रहा है तो जरूर नहीं कि सारा स्टेटमेंट पढ़ो, नो नीड। 2 ऑप्शन ऐसे गया। नेक्स्ट हमारे पास कोरोनरी आर्टरी सप्लाइड ब्लड टू द मायोकार्डियम। ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट क्या हमारे पास सही है? स्टेटमेंट क्या हमारे पास सही है? ये बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? अबे चलो, तो यहाँ पे कौन सा हुआ हमारे पास ऑप्शन? दूसरा, हाँ, साइनोट्रियल नोड इज लोकेटेड इन लेफ्ट एट्रियम। तो गलत हो गया ना ये। अभी मैंने बताया राइट वाले में पाया जाता है। तो कौन कौन सा गलत हो गया? ये गलत है, ये गलत हो गया, पहला एंड चौथा है क्या? ऑप्शन सी द करेक्ट। तो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को ये आपका नॉलेज इनहांस करता है और साथ में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा अगर आप इस तरीके से आप करोगे तो। और ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी होता है, ये नॉर्मल वाले क्वेश्चन से भी जल्दी होता है अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करते हो तो। कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट। कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है? तो ये सभी को पता है, कई बार आया, दैट इज द इपिनेफ्रिन। क्या होता है हमारे पास? इपिनेफ्रिन कहीं है तो ऑप्शन सी द करेक्ट। 107 का क्या हो गया? ऑप्शन सी। और मैं आपको बता देता हूँ, एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स से कुछ हार्मोन निकलता है और एड्रिनल मेडुला से कुछ हार्मोन निकलता है। याद रखना है आपको, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, एड्रिनल जो कॉर्टेक्स होता है उससे हमारे पास कॉर्टिक्वाइड्स हार्मोन निकलता है। कौन सा? याद रखना है, कॉर्टिक्वाइड्स। कॉर्टिक्वाइड्स। और उसी तरीके से मेडुला से हमारे पास कैटेकोलोमाइन निकलता है। क्या लिखता है? कैटेकोलोमाइन। कॉर्टिक्वाइड्स भी 2 टाइप का होता है, ग्लूकोकॉर्टिक्वाइड और मिनरलोकॉर्टिक्वाइड। ये एड्रिनल ग्लैंड में पढ़ते समय आपको बताना है। ये बात क्लियर है? नेक्स्ट, तो इसका कौन सा हो गया? इपिनेफ्रिन। कौन सा हो गया? इपिनेफ्रिन। नेक्स्ट हमारे पास द प्रोसेस बाय विच एन एंजाइम एक्टिविटी इज इनिबिटेड बाय द बाइंडिंग ऑफ मॉलिक्यूल टू साइट अदर देन द एक्टिव साइट इज नोन एज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो, ये हमारे पास एंजाइम काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। एंजाइम काइनेमेटिक्स में आप लोग देखते हो कि हमारे पास मल्टीपल टाइप के इनिबिशन होता है। एक होता है एलोस्टेरिक और दूसरा होता है कॉम्पिटिटिव। ये दोनों से बहुत बार क्वेश्चन आता है। एलोस्टेरिक का मतलब होता है जहां पे एक्टिव साइट है वहां पे न जुड़ के कहीं और जुड़ जाए, तो उसको बोलते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन। ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्या डेफिनेशन से क्वेश्चन है, दैट इज द एलोस्टेरिक। अब इनहिबिशन क्या होता है? और ध्यान रखिएगा, एलोस्टेरिक में
हमारे पास सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, चाहे तुम कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा दो। अब उसको जबरदस्ती वाला है तो उसके साथ ही जुड़ेगा। बट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में ऐसा नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे पास हीमोग्लोबिन है, अब ये O2 के साथ भी जुड़ सकता है और CO2 के साथ भी जुड़ सकता है। क्लियर है? बट प्राइमरली ये O2 के साथ जुड़ता है, बट आप अचानक से बहुत ज़्यादा CO2 कर दो, O2 बहुत ज़्यादा कम कर दो, तो भी वो O2 के साथ ही जुड़ेगा। बट अगर यहीं पे CO ला दोगे, इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी Hb के साथ बहुत ज़्यादा है। अगर जैसे ही O2 कम हुआ, CO तुरंत जुड़ जाएगा। जैसा आप देखते हो बंद कार में लोग मर गए, अंगीठी जला के लोग एक्सपायर कर गए, लाइक दैट। तो उस केस में भाई कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जुड़ना था O2 को, बट O2 का अमाउंट कम और CO बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। बट यहाँ पे कौन सा है कि एक्टिव साइड से मतलब ही नहीं भाई, वो जबरदस्ती कहीं और भी जाके जुड़ जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलोस्टेरिक। दिस इज नोन एज 108 का ए। कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं आज ही, फिर कल टाइम नहीं होगा। इन ए माइलिनेटेड न्यूरॉन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल आर फाउंड इन हाई डेंसिटी एट द सेम क्वेश्चन। हमारे पास 109 कहाँ पे होता है हमारे पास, तो अभी मैंने ऊपर बताया था कि माइलिनेटेड बताया था ना इस तरीके से, ये था माइलिन शीथ। तो पूछा है कहाँ पे सोडियम चैनल ज्यादा होगा, तो भाई डीपोलराइजेशन वहीं पे ज्यादा होगा ना जहाँ पे हमारे पास माइलिन शीथ नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोले थे, नोड ऑफ रेनबियर। तो ट्रिकी सा क्वेश्चन था, नोड ऑफ रेनबियर वहीं पे होगा, क्योंकि उस वाले पे रह के क्या फायदा जब वहां पे डिपोलराइजेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्या है हमारे पास, दैट इज द इंसुलेटर की तरह काम करता है माइलिन शीट। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, नोड ऑफ रेनबियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द टारगेट ऑर्गन ऑफ हार्मोन ऑक्सीटोसिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिल्क इजेक्शन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा टारगेट ऑर्गन होता है, दैट इज द मायोइपिथेलियल सेल। कौन सा, मायोइपिथेलियल। होता क्या है, तो हमारे पास एक होता है मान लो बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्या है हमारे पास, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और यहाँ पे एक लेयर होता है जिसी को हम लोग बोलते हैं मायोइपिथेलियल। क्या होता है, मायोइपिथेलियल। और इसके ऊपर हमारे पास इपिथेलियल सेल होता है जो एक्चुअल में मिल्क को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये मायोइपिथेलियल को सिग्नल भेजता है जिससे कॉन्ट्रैक्ट होता है और यहाँ से मिल्क प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन। और इस मिल्क प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन। कौन हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इस मायोइपिथेलियम को इंफॉर्मेशन भेजेगा ताकि वो स्क्वीज करेगा और मिल्क क्या होगा, प्रोड्यूस होकर लेट डाउन होगा। तो ये क्या कहलाता है, मायोइपिथेलियल। तो वही याद रखना है कि किसको करता है ऑक्सीटोसिन भाई, मिल्क इंजेक्शन में, तो मायोइपिथेलियल सेल ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, यानी इपिथेलियल सेल और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है, जिसका काम है कॉन्ट्रैक्शन कराना। जिसका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन कराना। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, द बंडल ऑफ हिस, ये भी एक इजी सा क्वेश्चन है। फॉर द कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम, बंडल ऑफ हिस कहाँ से कहाँ करता है इम्पल्स को, तो आपको याद रखना है दैट इज द एवी नोड से पुरकुंजे फाइबर। तो इस चीज को समझ लेते हैं। अगर मैं एक हार्ट का रफ सा डायग्राम बनाऊं, यहाँ पे देखो, ये मान लो हार्ट है इस तरीके से, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एसी नोड, ये एवी नोड। और यहाँ से बंडल ऑफ हिस इस तरीके से जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बंडल हिस। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट और ये राइट में। और इसमें छोटे नन्हे मुन्ने हमारे पास ये क्या लग जाते हैं, दैट इज द पुरकिंजे फाइबर। तो क्या हो गया, एवी नोड से कहाँ पे जाता है, बंडल हिस, और बंडल हिस से क्या जाता है, पुरकिंजे फाइबर। तो ये कहीं लिखा होगा कुछ, तो क्या लिखा है, तो एवी नोड टू द पुरकिंजे फाइबर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अगर इसमें और भी लिख देता, एवी नोड से हमारे पास क्या है, बंडल ऑफ हिस, बंडल हिस के पास क्या, कहाँ पे चला जाएगा, पुरकिंजे फाइबर के पास। क्लियर है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ये देखिए, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया एंड इसेंशियल फॉर द हेपेटिक सिंथेसिस ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अननेसेसरी का इसमें लाइन को घुमाया है ताकि बच्चे क्वेश्चन छोड़ दें। विटामिन के होता है हमें पहले से पता है, देयर इज नो नीड ऑफ, जस्ट क्वेश्चन को लिंक किया है, टफ बनाने की कोशिश किया गया, बट दिस इज द क्वाइट इजियर क्वेश्चन। नेक्स्ट, द जीएफआर रेट सभी को पता है, दैट 125 ml पर मिनट, या इसी को डे में बोलोगे तो 180 लीटर। जब कैलकुलेट करोगे 125 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 लीटर। तो क्या हो गया हमारे पास, 113 का 125। द इन द स्टोमक चीफ सेल प्रोड्यूस, चीफ सेल क्या प्रोड्यूस करता है, तो हमारे पास 114। ये एक इजी सा क्वेश्चन है, पेप्सिनोजन क्या सीक्रेट करता है हमारे पास, पेप्सिनोजन। पेप्टिक सेल बोलते हैं जो क्या सीक्रेट करता है, पेप्सिनोजन। नेक्स्ट,
द फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ऑफ द हार्ट। ये देखो साइंटिस्ट हैं और इन्होंने डायरेक्टली, साइंटिस्ट का लाइन है, ये इन्होंने क्या बताया था कि हमारे पास जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान से सुनना है, जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसका, जितना इसके अंदर सार्कोमियर है, यहाँ पे नहीं लिखा है, जितना इसके अंदर सार्कोमियर है, और सार्कोमियर का मतलब इनिशियल फाइबर लेंथ, इनिशियल फाइबर लेंथ, जिसके वजह से हमारे पास वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट। जब भी हमारे पास वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद रिलैक्स करेगा, तो जो रिलैक्स किया तो उस वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन प्रोपोर्शनल टू द इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है। ये डायरेक्टली लाइन था द फ्रैंक स्टार्टिंग लॉ। तो ये कहीं लिखा होगा तो ऑप्शन इज द करेक्ट। कौन सा ऑप्शन इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कैटेकोलामाइन, मैंने ऊपर बताया था, कौन बताएगा कौन सा इसमें कैटेकोलाइन, कैटाकोलिन। तो मैंने दो टाइप बताया था ना, एक बताया था ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स मतलब कॉर्टिकोइड्स, दूसरा कैटाकोलाइन। तो कैटाकोलाइन क्या होता है हमारे पास, इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन आर द कैटाकोलामाइन। तो ये हो गया ऑप्शन डी, 116 का डी। नेक्स्ट है हमारे पास, इवेल्युएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपैरेटिव हार्ट ऑफ एनाटॉमी एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन। किसको करना है, करेक्ट वन को हमें सिलेक्ट करना है। तो देखते हैं, फिशेज हैव ए सिंगल सर्कुलेट, ये भी बात सही है, मैंने अभी ऊपर ही बताया। इस सिंगल सर्कुलेशन का मतलब ध्यान से समझो, मैं 3 टाइप का सर्कुलेशन है जल्दी से बता देता हूँ। एक हो गया इस तरीके से, और एक हो गया हमारे पास इस तरीके से। ठीक है। अब सिंगल सर्कुलेशन में होता है एक बार जाना और एक बार निकलना, सिंगल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में 2 बार जाना और 2 बार निकलना चाहिए था, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट। और डबल सर्कुलेशन जिसमें 2 बार गया बट 1 बार ब्लड निकला तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट। क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट। सिंपल डेफिनेशन, सिंगल सर्कुलेशन एक बार गया एक बार निकला दैट इज ए सिंगल, डबल में 2 बार गया 2 बार निकला डबल, और इनकम्प्लीट डबल क्या होता है, 2 बार गया बट निकला कितनी, एक बार, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। एम्फियन एग्जिबिट डबल सर्कुलेशन बट इज द इनकम्प्लीट, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा, बर्ड्स एंड मैमल्स हैव सेपरेट पल्मोनरी सिस्टमिक, मैंने अभी बताया ऊपर, मैमल और बर्ड का क्या होता है, फोर चैम्बर, यानी तीसरा भी सही है। चौथा क्या है, द साइनस वेनस वेल डेवलप इन द, गलत। ये साइनस हमारे पास कहाँ पे होता है, फिशेज में होता है, कहाँ पे होता है, फिशेज में। तो पहला दूसरा एंड तीसरा कौन सा हो गया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर द करेक्ट। नेक्स्ट 42, नेक्स्ट क्या हो गया हमारे पास 118, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कार्डिक साइकिल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कार्डिक साइकिल, कौन सा सत्य है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि कार्डिक साइकिल के रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला है, एट्रियल सिस्टोल कंट्रीब्यूट्स 25 to 30% ऑफ द वेंट्रिकल फीलिंग, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, द फर्स्ट हर्ट साउंड लव अकर्स ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ, गलत। अभी मैंने बताया था ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के इवॉल्व होने से, गलत हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड के बंद होने से होता है। तीसरा स्टेटमेंट है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज लॉन्गर देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल इन ए रेस्टिंग हार्ट रेट, इन ए रेस्टिंग हार्ट रेट, ये सही है बिल्कुल। वेंट्रिकल डायस्टोल इज लॉन्गर देन द वेंट्रिकल सिस्टोल, मैंने ये वाला अभी ऊपर बताया था, याद आ रहा है, ये बताया था कितना था 0.1, ये कितना था 0.3, और ये कितना था 0.4। तो स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है। बाकी देखते हैं, द डाइक्रोटिक नॉच ऑन द ऑर्टिक प्रेशर कर्व अकर्ड ड्यूरिंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, गलत है। ये हमारे पास कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड आर द करेक्ट। 118 का क्या हो गया, ए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट अबाउट द न्यूरॉन फिजियोलॉजी, न्यूरॉन फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे पास सही है, तो देखते हैं। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल टू पोटेशियम देन सोडियम, ये स्टेटमेंट सही है। रेस्टिंग कंडीशन मैंने बताया था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन में क्या होगा हमारे पास, सोडियम क्या होता है हमारे पास, दैट इज द मोर परमेबल देन द, सॉरी, पोटेशियम इज मोर परमेबल देन द सोडियम, ये स्टेटमेंट सही है। क्लियर। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द सोडियम पोटेशियम पंप मूव्स टू सोडियम आउट, मैंने अभी बताया था, तीन तीन बाहर करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। क्यों, उल्टा लिख दिया है, तीन बाहर जाता है और दो अंदर आता है, तीन बाहर जाता है सोडियम और दो पोटेशियम अंदर आता है, तो ये लाइन गलत हो गया। माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस बाय द ओलिगोडेंड्राइट इन द सीएनएस, सही है। मैंने बताया था स्वान सेल भी करता है और ओलिगोडेंड्राइट भी करता है। सीएनएस के अंदर कौन करता है, ओलिगोडेंड्राइट, और पीएनएस के अंदर कौन करता है, स्वान सेल। कौन सा करता है, स्वान सेल। उल्टा लिख देगा तो आप समझ जाओगे कि उल्टा नहीं हमें बताना है, सीधा बताना है। माइलिन शीथ को स्वान सेल भी करता है और ओलिगोडेंड्राइट, बट बचपन से हम लोग स्वान सेल के बारे में सिर्फ पढ़ते हैं तो वही दिमाग में रहता है, बट ध्यान रखना
ओलिगोडेंड्राइट सीएनएस में करता है और पीएनएस में कौन करता है? श्वान सेल। तो ये थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, दूसरा तो गलत है। तीसरा देखते हैं, केमिकल सिनेप्स इज फास्टर देन द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। गलत। केमिकल सिनेप्स स्लोअर होता है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। ये बात उल्टा लिख दिया है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना है कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा सिनेप्स कौन से होते हैं? केमिकल सिनेप्स। नंबर किसका ज्यादा है? केमिकल का। बट फास्टर कौन होता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज मोर फास्टर देन द केमिकल सिनेप्स। तो यहाँ पे चौथा भी गलत हो गया। तो कौन कौन सा हो गया? पहला एंड तीसरा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट 120, कंसीडर द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन एक इसके बारे में देखना है तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज ए नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस बेस्ड ऑन साइज। नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस बेस्ड ऑन साइज। तो ये हमारे पास सही है कि हमारे पास क्या होता है? नॉन सिलेक्टिव साइज के ऊपर नहीं, परमिबिलिटी के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है हमारे पास? परमिबिलिटी के ऊपर होता है कि कौन सा इसके अनुरूप परमेबल वाटर के लिए कौन सा, सोडियम के लिए कौन सा है, कैल्शियम के लिए कौन सा है, वो वाला। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गया? नॉन सेलेक्टिव हो गया। सही है, क्लियर। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा हमारे पास, ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द पीसीटी वाया सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वाया सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये भी सही है हमारे पास। ग्लूकोज, अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसके लिए बहुत कुछ पूरा यूरिन फॉर्मेशन का फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमारे पास कुछ ऐसे चीज है जिसको हमारे बॉडी के चाहिए ही नहीं भाई। जैसे कि चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जितने भी ऑक्सिलेट पार्टिकल्स हैं या कुछ भी ऐसा है ऑक्सिलेट या टॉक्सिक मटेरियल, वो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं चाहिए, तो उसको तो बाहर ही भेजना है। दूसरा, ग्लूकोज इज इसेंशियल। चाहे तुम ग्लूकोज को किसी कंडीशन में यूरिन में नहीं भेजना है, इसीलिए इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। कैसा होता है? एक्टिव। और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है हमारे पास? वाटर। वाटर इस सब का पैसिव, बट ग्लूकोज क्या इसेंशियल है भाई, इसको हम बाहर भेज ही नहीं सकते, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द पीसीटी बाय द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? दैट इज द करेक्ट। ये क्या है हमारे पास? सही है। तीसरा देखते हैं, द असेंडिंग लूप ऑफ एल इज परमेबल टू वाटर। गलत। देखो लूप ऑफ एल बता रहा हूँ इस तरीके से, ये परमेबल होता है वाटर के लिए। डिसेंडिंग लूप ऑफ एल ये कंप्लीटली क्या होता है? इम्परमेबल। यहाँ से वाटर बाहर निकल ही नहीं सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। तो जहां जहां तीसरा है गलत लगा दो। ये भी गलत। ये दूसरा अभी तक तो ये भी सही हो सकता है, नेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। ये भी नहीं होगा। एल्डोस्टेरोन एक्ट एज डीसीटी टू इंक्रीज द, हाँ ये सही है। एल्डोस्टेरोन किस पे एक्ट करता है हमारे पास? डेट इज द डीसीटी टू इंक्रीज द सोडियम रीएब्सॉर्प्शन। किसको? सोडियम रीएब्सॉर्प्शन को एल्डोस्टेरोन बढ़ा देता है। तो चौथा भी सही है। कौन सा हो गया? पहला, दूसरा एंड चौथा कहाँ गया? पहला, दूसरा एंड चौथा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, रिगार्डिंग एंजाइम काइनेटिक्स विच स्टेटमेंट आर एक्यूरेट। कौन सा हमारे पास स्टेटमेंट एक्यूरेट है? इसमें हम लोग देखते हैं एंजाइम काइनेटिक्स से। देखो पढ़ना है, थोड़ा सा टफ टॉपिक जरूर है, बट आपको चीजों को समझना है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स इंक्रीज द Vmax ऑफ द रिएक्शन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स इंक्रीज द Vmax ऑफ द रिएक्शन। Vmax रिएक्शन को क्या कर देता है हमारे पास? इंक्रीज कर देता है। अभी मैंने बताया है कि जो कॉम्पिटिटर होता है, यानी कि जो कॉम्पिटिट कर रहा है, वो Vmax को क्या कर देता है हमारे पास? इंक्रीज कर देगा। जब ग्राफ पे देखोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मैं अभी यहाँ पे समझा नहीं पाऊंगा, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ वाला क्वेश्चन होता है। तो जैसे जैसे Vmax ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या होगा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इंक्रीज द Vmax ऑफ द रिएक्शन। दूसरा हमारे पास, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीज द Vmax बट कीप Km कांस्टेंट। बट कीप Km कांस्टेंट किसको बोला है? Km को क्या कर रहा है हमारे पास? कांस्टेंट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास? सही हो गया। एलोस्टेरिक एंजाइम इज डू नॉट फॉलो द स्टैंडर्ड मिचेलिस मेल्टन हाइपरबोलिक। ये हमारे पास केम एलोस्टेरिक एंजाइम डू नॉट फॉलो बिल्कुल सही है। कि मैंने बताया था एलोस्टेरिक एक्टिव साइट पे बाइंड होना था, बट भाई जबरदस्ती उसके साथ बाइंड ही नहीं करना है। जब उसका मानना ही नहीं है तो मिचेलिस मेल्टन थ्योरी अप्लाई ही नहीं होगा। थ्योरी क्या होगा? अप्लाई ही नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो गया? दैट इज द करेक्ट। दूसरा भी करेक्ट होगा, तीसरा भी करेक्ट। हाई टेम्परेचर ऑलवेज इंक्रीज द एंजाइम एक्टिविटी इनडेफिनेटली। नहीं भाई, एक लिमिट होता है। किसी भी एंजाइम का काम करने का एक सर्टेन वैल्यू है, उससे ज्यादा ये एक्टिविटी नहीं कर सकता है। तो यहाँ इनडेफिनेटली लिखना है, दिस वर्ड इज गलत। बढ़ाता जरूर है, अगर आप हीट करते हो तो चीजें जल्दी से रिएक्शन होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कितना भी हीट दो
तो वो इंक्रीज होगा। पता चला जो प्रोटीन जो एंजाइम है ना डीनेचर्ड हो जाएगा। क्या हमारे बॉडी के एंजाइम तो सब 37 डिग्री पे काम करता है। टेम्परेचर 50 डिग्री जैसे होगा एंजाइम बोलेगा मैं नहीं काम करता और सारी कहानी खत्म, बॉडी खत्म, मतलब इंसान एक्सपायर कर देता है। तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत है। तो हमारे पास कौन कौन सा सही है, यहाँ पे देखते हैं। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स इंक्रीज द वीमैक्स ऑफ द रिएक्शन, ये हमारे पास इंक्रीज करता है जो 8 मिनट। हाँ, नहीं ये क्या करता है हमारे पास डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा। ये क्या करता है डिक्रीज, तो ये भी गलत है। तो दूसरा एंड तीसरा तो करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन इज द करेक्ट। सेकेंड एंड थर्ड आर द करेक्ट। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विटामिन। किसके रिगार्डिंग बताना है, विटामिन के रिगार्डिंग बताना है। विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर द हाइड्रोलाइजेशन ऑफ द प्रोलीन इन द कोलाजन, सही है। विटामिन ए इज डिफिशियंसी लीड्स टू द जीरोप्थैल्मिया, लीड्स टू द जीरोप्थैल्मिया, ये भी सही है। नेक्स्ट, विटामिन बी ट्वेल्व रिक्वायर्स इंट्रिंसिक फैक्टर, गलत। यहाँ पे ग्लाइकोजन होता है, तो ये लाइन ही गलत है। चौथा, विटामिन डी एक्ट्स एज ए हार्मोन बाय बाइंडिंग न्यूक्लियर रिसेप्टर, ये भी सही है। तो पहला दूसरा एंड चौथा आर द करेक्ट। कौन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। यहाँ पे ध्यान रखिए ना, आपको कौन करता है हमारे पास, दैट इज द ग्लाइकोजन, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको प्रोटीन क्या करता है हमारे पास, इंट्रिंसिक फैक्टर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास रिगार्डिंग द एंडोक्राइन फंक्शन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट बताना है। ये एक इजी सा क्वेश्चन है। इसी में हम लोग देखते हैं हमारे पास द एंटीरियर पिट्यूटरी इज न्यूरली कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी इज न्यूरली कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस। पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया गलत, हमारे पास ये न्यूरली कनेक्ट नहीं होता है, पोस्टीरियर वाला कनेक्ट होता है। कौन सा वाला होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज न्यूरली कनेक्टेड, तो ये स्टेटमेंट गलत। एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज इन द हाइपोथैलेमस, बिल्कुल सही है। और ये सिंथेसाइज वहां पे होता है बट रिलीज कहाँ से होता है हमारे पास, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये स्टेटमेंट सही है। पीटीएच इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ये भी सही है। पीटीएच क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, जबकि इसी का एंटागोनिस्टिक हार्मोन होता है, दैट इज द टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन। ये उल्टा करता है, इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम और ये क्या करता है डिक्रीज। तो ये चीज आपको याद रखना, पीटीएच का एंटागोनिस्ट होता है, तो ये भी सही है। ग्लूकागॉन स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लीवर, बिल्कुल सही। क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज को बनाता है कहाँ पे, लीवर में। तो हमारे पास कौन सा हो गया, पहला भी सही है, तीसरा भी, सॉरी पहला गलत है, दूसरा तीसरा और चौथा आर द करेक्ट। पहला तो गलत था, तो कौन सा हो गया, कौन सा ऑप्शन है, दूसरा तीसरा चौथा कहीं नहीं है क्या, अच्छा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच करना है, ये एक इजी से क्वेश्चन है रिगार्डिंग डाइजेशन। डिओडिनम में क्या हो रहा है हमारे पास, सिक्रेटिन प्रोडक्शन, डिओडिनम में क्या हो रहा है हमारे पास, दैट इज द सिक्रेटिन प्रोडक्शन, ये भी सही है। नेक्स्ट हमारे पास स्टोमगन पेप्सिनोजन सिक्रेशन, हमारे पास ये स्टेटमेंट भी क्या हमारे पास सही है, मतलब मैच सही है। तीसरा क्या, पैंक्रियाज स्टेप्सिन, मैंने बताया था, यानी अभी लिपिडिया किसको, लिपिडिया ट्राइग्लिसराइड को क्या करता है, डिग्रेडेट ब्रेक डाउन करता है, ये भी स्टेटमेंट मतलब मैच सही है। इलियम बल्क ऑफ वाटर, गलत, कोई मतलब नहीं। तो हमारे पास कौन सा, पहला दूसरा एंड तीसरा, कौन कौन सा हो गया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर द करेक्ट। तो कई ऑप्शन है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन सी द करेक्ट, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास एनालाइज द स्टेटमेंट ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन से बहुत सारा क्वेश्चन है। एन इम्पल्स ट्रेवल्स फास्टर इन द थिकर एक्सॉन्स, एन इम्पल्स ट्रेवल फास्टर इन द थिकर इम्पल्स, ये बात सही है हमारे पास। थिकर नर्व में हमारे पास इम्पल्स का ट्रांसमिशन ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि रेसिस्टेंट कम होता है, क्यों, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, कम होता है। तो प्लस तो सही हो गया। दूसरा, न्यूरो ट्रांसमीटर और गलत। न्यूरो ट्रांसमीटर हमारे पास एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनिबिटरी दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है उस न्यूरो ट्रांसमीटर का टाइप क्या है, वो एक्साइटेटरी है कि हमारे पास इनिबिटरी है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा दूसरा जहां पे गलत कर दो। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डिपोलराइजेशन इन्वॉल्व द इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। डिपोलराइजेशन किसको इन्वॉल्व करता है हमारे पास, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, ये स्टेटमेंट देखते हैं। चौथा देखते हैं, द सिनेप्टिक डिले इज रफली 0.5 मिली सेकेंड, इज रफली डिले 0.5 मिली सेकेंड, ये स्टेटमेंट सही है। डिपोलराइजेशन इन्वॉल्व इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, ठीक है, होगा हमारे पास। थर्ड वाला क्या होगा हमारे पास, गलत। थर्ड वाला क्या हो गया हमारे पास, गलत। तो कौन सा हो गया हमारे पास, पहला रुक जाओ एक मिनट, थर्ड वाला डिपोलराइजेशन लिखा है ना, सॉरी,
पहला सही है और दूसरा क्या है हमारे पास न्यूरो, ये भी गलत, ये तो गलत हो गया, दूसरा होगा ही नहीं, तो पहला तीसरा एंड चौथा, तो पहला तीसरा एंड चौथा है कहीं, ऑप्शन इज द करेक्ट 125। ठीक है। तो ये सही है, डिपोलेशन लिखा, अगर यहाँ पे रिपोलेशन लिखता तो हमारे पास क्या हो जाता है, पोटेशियम। तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही है, डिपोलेशन, डेट्स वाई क्या है, सोडियम आयन अंदर की तरफ है, ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, विच फैक्ट्स अबाउट द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ हार्ट आर ट्रू। हार्मोनल रेगुलेशन हार्ट के रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास सही है। यहाँ पे देखो, थायरोक्सिन इंक्रीज द नंबर ऑफ बीटा रिसेप्टर इन द हार्ट, सही है। दूसरा एनपी, एट्री नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये क्या है, एट्री नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड इंक्रीज नहीं करता है, ये डिक्रीज करता है, हार्ट का काम, हार्ट के काम को बचाता है कि ज़्यादा काम ना करना पड़े, यानी कि ये डायलेट करता है, यानी क्या करता है, ब्लड वेसल को डायलेट करेगा, जब डायलेट करेगा तो प्रेशर ड्रॉप होगा ना कि इंक्रीज। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास, दैट इज द गलत। इपिनेफ्रिन increase the permeability of pacemaker of cell to the sodium and calcium, ये भी सही है। एसिटिल कोलाइन इंक्रीज द पोटेशियम परमिबिलिटी हाइपरपोलराइजिंग द एसी नोड, ये भी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, सही है। तो पहला तीसरा एंड चौथा, पहला तीसरा एंड चौथा कहाँ पे है, ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास रिगार्डिंग एंजाइम, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, ध्यान से समझिएगा, एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर, जब भी हमारे पास एपो एंजाइम के साथ कोफैक्टर जुड़ेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं होलो एंजाइम, तो ये तो बात सही हो गया। दूसरा, मोस्ट एंजाइम आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, गलत, मोस्ट एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट आरएनएज, सॉरी एक्सेप्ट क्या होता है हमारे पास आरएनए, क्योंकि आरएनए का बना होता है, मोस्ट एंजाइम किसका बना होता है, प्रोटीन का, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। नेक्स्ट, द इंड्यूस फिट मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय द डैनियल कोसेल्ड, किसने दिया था, डैनियल कोसेल्ड, ये क्या होगा हमारे पास, दैट इज द, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। चौथा, एंजाइम इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एंक्राइन, इंक्रीज नहीं करता है, अभी मैंने बताया था ना, एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम क्या करता है, डिक्रीज, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। पहला एंड थर्ड आर द रॉन्ग, फर्स्ट एंड थर्ड आर द रॉन्ग, फर्स्ट एंड थर्ड आर द रॉन्ग, तो कौन कौन सा सही है, पहला एंड तीसरा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास 128, हेलो अभी क्लास में है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट अबाउट द ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, किसका, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट को, कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, दैट इज द बैरोरिसेप्टर लोकेटेड इन द कैरोटिड साइनस एंड ऑर्टिकस, बिल्कुल सही है। अब ये क्या होता है, हार्ट है इस तरीके से, ये हार्ट ज्यादा बना दिया, तो यहाँ से आप जब देखोगे वेंट्रिकल से जो निकलता है तो उसको बोलते हैं ऑर्टिक आर्क, आर्क की तरह बनता है इसलिए क्या बोलते हैं, ऑर्टिक आर्क, आर्क और कैरोटिड साइनस दोनों जगह पे हमारे पास बैरोरिसेप्टर्स पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास, दिस इज द करेक्ट। दूसरा हमारे पास, हाई ब्लड प्रेशर ट्रिगर्स द वेसोमोटर सेंटर इन द इंक्रीज सिंपैथेटिक टोन, इंक्रीज क्या करता है हमारे पास, सिंपैथेटिक टोन, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, डिक्रीज करता है, क्या करता है हमारे पास, डिक्रीज। नेक्स्ट, रेनिन इज सिक्रेटेड बाय द जेजीए व्हेन ब्लड प्रेशर फॉल्स, तो बिल्कुल सही है। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस जो कहाँ पे बनता है, तो आपको याद रखना है इस तरीके से, और यहाँ पे डीसीटी और इसके बीच में हमारे पास बनता है, तो इस वाले चीज को बोलते हैं जेजीए, और उसी में जेजीए में से हमारे पास कौन सीक्रेट करता है, रेनिन कौन सीक्रेट किया, तो जेजीए सीक्रेट किया, ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास, दैट इज द करेक्ट। अभी तक दूसरा गलत है। एंजियोटेंसिन सेकेंड इज पोटेंट वेसोडाइलेटर, अब देखो एंजियोटेंसिन नो डाउट ये काम करता है, बट डायरेक्टली काम नहीं करता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड ये स्टिमुलेट करेगा एल्डोस्टेरोन को, किसको करेगा, एल्डोस्टेरोन को। नाउ अब ये एल्डोस्टेरोन जो कराना होगा कराएगा, डायरेक्टली एंजियोटेंसिन सेकेंड नहीं कर सकता है, ये रास मैकेनिज्म से क्वेश्चन है, रास मैकेनिज्म से क्वेश्चन है और इसमें सब कुछ को मिक्स कर दिया है, तो यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट डायरेक्टली नहीं करता है बट एल्डोस्टेरोन करता है, तो ये भी स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है बट पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखना चाहिए था एल्डोस्टेरोन, तो एल्डोस्टेरोन तो लिखा नहीं है। एंजियोटेंसिन सेकेंड एल्डोस्टेरोन यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स को बोलता है और वहां से जाके काम चलता है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। कौन कौन सा सही है हमारे पास, पहला सही है और तीसरा, पहला एंड तीसरा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 128 के क्या हो गया हमारे पास बी। नेक्स्ट, कंसीडर, कंसीडर नाइट्रोजनस वेस्ट across species, across species, sharks retain
यूरिया इन ब्लड टू रिमेन आइसोटोनिक विद द सी वाटर, रिमेन आइसोटोनिक विद द सी वाटर। तो यहाँ पे आपको देखना है ये स्टेटमेंट सही है, और हमें पता है कि कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया चाहिए क्या मेंटेन रखने के लिए, तो ब्लड का, बॉडी के अंदर ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर और इन सभी चीज को मेंटेन करने के लिए यूरिया का एक सिग्निफिकेंस रोल होता है। किसका? यूरिया। इसी वजह से आप लोग देखोगे कि हमारे बॉडी में भी सारा का सारा यूरिया हम लोग बाहर नहीं करते हैं, कुछ यूरिया हम लोग इंटरस्टिशियम स्पेस में डालते हैं ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रहे। यहाँ से भी ये स्टेटमेंट क्या हो गया? करेक्ट। दूसरा, यूरिक एसिड इज हाईली टॉक्सिक। गलत भाई, लेस टॉक्सिक, सबसे कम तो यही टॉक्सिक होता, गलत होगा, मैंने ऊपर ही बताया, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ये भी गलत, ये भी गलत। चलो नेक्स्ट, मोस्ट टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट आर यूरियोटोरिक। टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट हमारे पास कैसे होते हैं? हमारे पास दैट इज यूरिकोलिक, सही है, यूरिकोटेलिक है, यूरियोटेलिक लिखता है तो गलत, ये भी सही है, पहला और तीसरा सही है। तो पहला एंड तीसरा। चौथा देखते हैं, मैमल्स कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया बाय ऑर्निथिन साइकिल, ये भी स्टेटमेंट सही है। और ट्विस्ट क्या है? ऑर्निथिन साइकिल कहाँ पे चलता है? लीवर में। कहाँ पे चलता है? लीवर के अंदर चलता है, किडनी नहीं मार के आ जाएगा, कि कहाँ पे चलता है? लीवर के अंदर, जिसमें अमोनिया को यूरिया में बनाते हैं। इसी वजह से ध्यान रखिएगा, इसी वजह से सबसे ज्यादा एनर्जी आप देखोगे ना, एनर्जी के रेस्पेक्ट में देखोगे तो अमोनोटेलिक है, उसके बाद क्या है? यूरियो और यूरिको। अमोनोटेलिक में एनर्जी जरूरत नहीं, यूरियो में थोड़ा बहुत चाहिए और यूरिको में बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। फिर यूरिया को किस में कन्वर्ट करते हैं? यूरिक एसिड में। सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी किसको होता है? यूरिकोटेलिक, यूरिको, उससे कम यूरियो, सबसे कम अमोन, वाटर का जस्ट उल्टा। तो ये का स्टेटमेंट सही हो गया। तो पहला, तीसरा एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ कहाँ पे है? फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, इवेल्युएट दीज स्टेटमेंट ऑन डाइजेशन इन द मैन। मैन के ऊपर आपको देखना है, बाइल कंटेन, पहला ऑप्शन है हमारे पास, बाइल कंटेन नो डाइजेस्टिव एंजाइम। हमारे पास बाइल के अंदर हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होता है? नहीं होता है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? दैट इज द करेक्ट। दूसरा, लैक्टियल्स, याद रखना है, लैक्टियल्स इन द विलाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन एब्जॉर्प्शन। ये भी हमारे पास दिस स्टेटमेंट, लैक्टियल्स का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो दैट इज द। अब आपको पता है लैक्टियल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। लैक्टियल्स ना साइज में ज्यादा बड़ा होता है, तो जनरली ये लिम्फ के साथ फ्लो करता है। किसके साथ फ्लो करता है? लिम्फ के साथ फ्लो करता है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं, प्रोटीन से नहीं होता, लिपिड से होता है, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा है, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंटेरोकाइनेज। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड एंटेरोकाइनेज, बिल्कुल सही है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रुक्टोज अकर बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रुक्टोज अकर बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। वैसे तो आप हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे ही होता है, बट जो फ्रुक्टोज का डिफ्यूजन होता है ना, वहां पे कुछ प्रोटीन भी हेल्प करता है, दैट्स वाई। और किसी भी डिफ्यूजन में अगर किसी अदर प्रोटीन या किसी भी और चीज का यूज हो रहा है, तो उस स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन को हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड। और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही होगा, बट यहाँ पे कुछ अदर प्रोटीन भी काम करता है, तो दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसका पहला सही है, तीसरा चाहिए और चौथा सही है। कौन सा गलत हो गया? दूसरा वाला। लैक्टियल्स प्रोटीन से कोई लेना देना नहीं, तो कौन सा हो गया? पहला, तीसरा एंड चौथा आ गया, ऑप्शन इज द करेक्ट, 130 का ए। नेक्स्ट, रिगार्डिंग द एंडोक्राइन सिस्टम, स्टेरॉयड हार्मोन एक्ट थ्रू द सेकेंडरी मैसेंजर लाइक सीएमपी, एक्ट थ्रू द सेकेंडरी मैसेंजर, ये स्टेरॉयड हार्मोन नहीं, प्राइमरी, सीएमपी गलत हो गया। नेक्स्ट, थायराइड हार्मोन रिक्वायर आयोडीन फॉर द सिंथेसिस, ये बात सही है, थायराइड हार्मोन के लिए क्या चाहिए? हमें आयोडीन चाहिए, अगर आयोडीन नहीं होगा तो T3 T4 बनेगा नहीं, ये स्टेटमेंट हमारे पास सही है। तीसरा, एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस कॉर्टिसोल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एसीटीएच, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एसीटीएच, ये भी स्टेटमेंट सही है। एसीटीएच कौन प्रोड्यूस करता है? तो भाई पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एसीटीएच निकाला, और ये एसीटीएच कहाँ पे काम करेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स। और मैंने अभी बताया था एड्रिनल कॉर्टेक्स दो टाइप, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। अब कॉर्टिकॉइड्स दो टाइप होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स, यानी दो टाइप के कॉर्टिकॉइड्स हैं। उसी तरीके से एड्रिनल मेडुला कौन सा कैटेकोलोमाइन करता है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया था ऊपर। ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो गया? करेक्ट, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? करेक्ट। चौथा देखते हैं, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन द एडल्ट्स लीड्स एक्रोमेगली। अब ये सही है। अब यहाँ पे दो चीज आपको समझना है, एक्रोमेगली भी हो सकता है
और यहाँ पे जिजान्टिज्म भी हो सकता है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर इतना ही है कि दोनों के केस में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है, बट अंतर क्या है कि एक्रोमेगाली में क्या होता है, मान लो ये उँगली, जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। उँगली अगर तीनों बढ़ेगा तो तीनों बराबर बढ़ेगा, यानी पूरा हाइट सब कुछ बढ़ेगा तो प्रोपोर्शनल ग्रोथ होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं जिजान्टिज्म। क्या बोलते हैं? जिजान्टिज्म। बट एक्रोमेगाली में क्या होता है, बीच वाला बोन इतना बढ़ गया, ये दोनों छोटा ही रह गया। तो ऐसे बॉडी बेंड हो जाएगा, उँगली बेंड हो जाएगा। जैसे ग्रेट खाली देखोगे ना तो एक्चुअली में जिजान्टिज्म नहीं है, क्योंकि उसका फेस का अगर पूरा बोन एक साथ, जैसे आपने एक एक्टर है रोनित रॉय का जो बेटा है दैट इज द जिजान्टिज्म। उसका बॉडी एक प्रोपोर्शन में ग्रोथ किया, ये नहीं कि हाथ बड़ा हो गया उंगली एक छोटा, दैट इज नोन एज जिजान्टिज्म। यानी कि प्रोपोर्शनल ग्रोथ होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जिजान्टिज्म। अगर डिसप्रोपोर्शनल ग्रोथ हुआ कि सब बराबर बराबर नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोमेगाली। क्या बोलते हैं? एक्रोमेगाली। तो इसका कौन-कौन सा सही हो गया? दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन इज़ द करेक्ट। स्टेटमेंट ऑन हार्ट रेगुलेशन। हार्ट रेगुलेशन की तरह देखना है। आप ये वीडियो देख सकते हो हार्ट रेगुलेशन का, मैंने ऑलरेडी बनाया है तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। सिम्पैथेटिक नर्व इंक्रीज़ द रेट ऑफ एसए नोड। सिम्पैथेटिक नर्व इंक्रीज़ द रेट ऑफ एसए नोड फायरिंग, तो सही है। सिम्पैथेटिक नर्व क्या करता है? हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, तो ये बात सही है। नेक्स्ट, द ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स प्रिवेंट ओवर डिस्टेंशन ऑफ द एट्रिया, प्रिवेंट्स द ओवर डिस्टेंशन ऑफ एट्रिया, ये भी स्टेटमेंट सही है। इंक्रीज CO2 लेवल इन द ब्लड लीड ब्रेडिकेडिया। ब्रेडिकेडिया का मतलब होता है कि हमारे पास इंक्रीज CO2 लेवल नहीं, डिक्रीज CO2 लेवल। क्या होता है हमारे पास? डिक्रीज CO2 लेवल। तो यहाँ पे दिस वर्ड इज रॉन्ग, यहाँ पे क्या होता है? डिक्रीज होता तो सही होता, बट यहाँ पे क्या है? इंक्रीज। तो इसको ब्रेडिकार्डिया, एक होता है ट्रैकिकार्डिया, तो वहाँ पे इंक्रीज, तो यहाँ पे उल्टा लिखा था इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। चौथा है स्टर्लिंग लॉ ऑफ इंट्रिंसिक मैकेनिज्म ऑफ द हार्ट, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा एंड चौथा कौन कौन सा सही है? पहला, दूसरा एंड चौथा। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के रिगार्डिंग हमारे पास कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे पास सही है, उसको हम लोग देखते हैं। पहला है द रिफ्लेक्टिव पीरियड ऑफ डिटरमाइंस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्पल्स, ये क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा है हमारे पास स्वान सेल, दूसरा सॉरी, माइक्रोगिलिया आर फैगोसाइटेटिक सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम। माइक्रोगिलिया, आप समझो ये जो मैक्रोफाज है ना, मैक्रोफाज का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। तो जो मैक्रोफाज अगर ब्रेन में पाया जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोगिलिया। किडनी में कुफर सेल, अलग-अलग नाम है। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर माइक्रोफाज कहाँ पे है हमारे पास? ब्रेन के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोग्लिया। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? सही। ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। तीसरा, स्वान सेल माइलिनेटेड एक्सोन इन द सेंट्रल, गलत। अभी हम लोग मैंने बताया था ना सीएनएस में क्या होता है? ओलिगोडेंड्राइट होता है, ओलिगोडेंड्राइट बनाता ना कि स्वान सेल। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो पहला, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा देखते हैं। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इज यूजुअली माइनस माइनस 55 वोल्ट। क्या लिखा है? माइनस 55 वोल्ट के आसपास, तो यानी कि माइनस 70 मिली वोल्ट ये था, तो इससे ऊपर ही तो है। माइनस 55 और माइनस 70 में कौन बड़ा वैल्यू है? तो माइनस 55, तो इससे ऊपर है, तो इस स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो तीसरा वाला गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला, दूसरा, और कौन सा तीसरा वाला? तो गलत था। पहला, दूसरा, चौथा कहाँ है? पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन इज द करेक्ट। रिगार्डिंग रीनल फिजियोलॉजी, ये बोले रीनल फिजियोलॉजी का देखना है। पीटीएच इज इंक्रीज कैल्शियम डिएप्सन इन द डेंसिटी। पीटीएच क्या करता है हमारे पास? इंक्रीज करता है। पीटीएच क्या करता है हमारे पास? इंक्रीज करता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। जबकि टीसीटी क्या करता है? डिक्रीज। तो ये अभी ऊपर भी बताया। द मैकुलर डेंसा सेल्स मॉनिटर द सोडियम कंसंट्रेशन इन द फिल्ट्रेट, ये भी स्टेटमेंट सही है। ये पता है ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको तीन चीज को मिक्स करके बनाया हुआ है। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ से पीटीएच का, डाइजेस्टिव बोलो या हार्मोनल बोलो, बात एक ही है। पैराथॉर्मोन दैट इज द पीटीएच इंक्रीज द कैल्शियम रिएप्शन इन द डीसीटी। दूसरा, मैकुलर डेंसा जो रास मैकेनिज्म है, मैकुलर डेंसा एक सेल होता है, स्पेशलाइज सेल होता है जो डीसीटी के अंदर जो सेंस करता है फिल्ट्रेट के अंदर सोडियम का लेवल या वाटर का, सिर्फ सोडियम का ही नहीं, वाटर का अमाउंट सेंस करता है, सोडियम का अमाउंट सेंस करता है। तो उसको, उस सेल को क्या बोलते हैं? मैकुलर डेंसा। क्या बोलते हैं? मैकुलर डेंसा। उसी जीजीए में एक पार्ट होता है डीसीटी, उसी के अंदर जो सेल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मैकुलर डेंसा। और जस्ट उसके एंटागोनिस्टिक में हमारे पास पाया जाता है दैट इज द
जेजी सेल जो सीक्रेट करता है रेनिन। कौन सीक्रेट करता है? रेनिन। ये दोनों चीज जेजी के अंदर था। मैकुला डेंसा मॉनिटर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन इन द फिल्ट्रेट, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या है हमारे पास? करेक्ट। अगर सोडियम की जगह वाटर लेवल लिखता तो भी सही था। नेक्स्ट, एएनपी एट्रीनेट्री यूरेटिक पेप्टाइड या एएनएफ बोलो, एट्रीनेट्री यूरेटिक फैक्टर बातें की है। ये क्या करता है हमारे पास? इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ रेनिन। इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ रेनिन, तो बिल्कुल सही है। रेनिन का एंटागोनिस्ट काम करता कौन? एएनपी। एएनपी इज द एंटागोनिस्टिक ऑफ रेनिन, तो ये लिख लेना है। एएनपी या एएनएफ ये किसका एंटागोनिस्ट होता है? रेनिन का। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। चौथा देखते हैं। एडीएच एक्ट है। एडीएच एक्ट प्राइमरली ऑन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नहीं, एडीएच हमारे पास उस पे काम नहीं करता है। किस पे काम करता है? एफरेंट और इफरेंट एट्रियोल पे। किस पे? एफरेंट और इफरेंट, और उसमें भी देखोगे तो इफरेंट पे काम करता है। किस पे काम करता है? इफरेंट पे। अगर मैं फिजियोलॉजी बताऊं तो ये क्या है? बाउमेन कैप्सूल। तो इसके अंदर हमारे पास जो ब्लड कैपिलरीज गया है ना इस तरीके से, जाने वाले को एफरेंट बोलते हैं और आने वाले को क्या बोलते हैं? इफरेंट एट्रियोल। तो इफरेंट एट्रियोल को क्या कर देता है? स्क्वीज कर देता है, मतलब कि दबा देगा, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो हमारे पास फिल्ट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही था। बट यहाँ पे क्या लिख दिया? पीसीटी, तो गलत हो गया। तो चौथा गलत, पहला दूसरा एंड तीसरा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन एंजाइम एंड पीएच। किसके ऊपर करेक्ट स्टेटमेंट? ऑन एंजाइम एंड पीएच। पेप्सिन वर्क्स ऑप्टिमली एट ए पीएच अबाउट 2। किस पे काम कर रहा है पेप्सिन? 2। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। पेप्सिन कब? एसिडिक पीएच पे काम करता है। कब क्या करता है? एसिडिक पीएच पे। दूसरा क्या है हमारे पास? ये सही हो गया। पेंक्रियाटिक एमाइलेज रिक्वायर्स एसिडिक मीडियम फॉर द, गलत। यहाँ पे क्या होगा? बेसिक। ट्रिप्सिन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ट्रिप्सिन वर्क इन द स्लाइटली, सही है। स्लाइवरी एमाइलेज इनएक्टिवेटेड इन द स्टमक, ये भी सही है हमारे पास। तो पहला, तीसरा एंड चौथा आर द करेक्ट। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखो, 136, vitamins and minerals. Iron is absorbed in the duodenum and requires an acidic environment. Requires an acidic environment. ये भी क्या है? सही डाइजेशन से क्वेश्चन है। विटामिन बी सिक्स इज इसेंशियल फॉर द ट्रांसमिशन रिएक्शन। ये भी क्या स्टेटमेंट? सही है। ट्रांसमिशन, ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन, ट्रांसमिशन नहीं, ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन क्या है? स्टेटमेंट सही है। विटामिन के इज द फैट, अभी मैंने बताया एडिक। तो ये भी क्या हमारे पास? फैट सोल्यूबल, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। चौथा, विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज कैल्सीफेरोल। नहीं, गलत हो गया। तो क्या विटामिन सी इज कैल्सीफेरोल नहीं बोलते हैं। चौथा क्या हो गया? गलत। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन बी द करेक्ट। नेक्स्ट, विच विच ऑफ दीज करेक्ट स्टेटमेंट फिजियोलॉजी ऑफ नर्व। द सोडियम पोटेशियम पंप यानी एटीपेज पंप इज इलेक्ट्रोजेनिक। कैसा लिखा है? इलेक्ट्रोजेनिक, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास? स्टेटमेंट सही है। इलेक्ट्रोजेनिक होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन सो Na प्लस और इसको ऊपर नीचे करता है। 3 बाहर जाता है और 2 पोटेशियम अंदर आता है। दोबारा बता रहा हूँ, 3 बाहर जाता है, 2 अंदर आता है। ये स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड अकर्स ड्यूरिंग द स्पाइक ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। हाइपरपोलराइजेशन मेक इट इजियर टू फायर एंड एक्शन पोटेंशियल, गलत। हाँ जी। हाँ ईश्वर है। अच्छा, गलती से हो गया था, कोई नहीं। ये क्या है हमारे पास? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड अकर्स ड्यूरिंग द स्पाइक ऑफ एक्शन पोटेंशियल, सही है। हाइपरपोलेशन मेक इजियर टू फायर एक्शन पोटेंशियल, नहीं, गलत है। इजियर नहीं होता है। नेक्स्ट, समेशन कैन अकर एट द एक्सॉन हाइलक, ये भी सही है। एक्सॉन हाइलक जहाँ पे अटैच होता है वहां पे समेशन होता है। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो पहला, दूसरा एंड चौथा आर द करेक्ट। पहला, दूसरा एंड चौथा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओ, कोई नहीं है सर। नेक्स्ट, रिगार्डिंग द डाइजेशन ऑफ फैट्स, कॉलिसिस्टोकाइनिन सीसीके जिसको बोलते हैं, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ बाइल है। स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ बाइल, ये सही है। डाइजेशन का क्वेश्चन है। पेंक्रियाटिक लाइपेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी सही है। लाइपेज सबसे ज्यादा किसको तोड़ता है? लिपिड को। माइसेलीज आर फॉर्म्ड बाय द बाइल सॉल्ट्स एंड फॉस्फोलिपिड, बाइल सॉल्ट्स एंड फॉस्फोलिपिड, ये भी क्या है हमारे पास? स्टेटमेंट इज करेक्ट। ट्राइग्लिसराइड आर एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ब्लड कैपिलरीज, नहीं। ट्राइग्लिसराइड नहीं, अगर ऐसा होता तो कभी हार्ट अटैक होता ही नहीं। ये जमा जमा हो जाता है, ये बात क्लियर। तो ऑप्शन फोर्थ इज द इनकरेक्ट।
तो कौन सही है? पहला, दूसरा एंड तीसरा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। Next, choose the correct statement on the endocrine glands. The adrenal medulla is derived from the ectoderm. Adrenal medulla is derived from the ectoderm. जितने भी आप देखोगे सेंसरी वाला चीज होता है हमारे पास क्या है? दैट इज द एक्टोडर्म। तो ये क्या है हमारे पास? एड्रिनल मेडुला इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म, ये सही है। कैल्सिटोनिन इज सीक्रेटेड बाय द सी सेल्स ऑफ द थायराइड। सी सेल्स ऑफ द थायराइड, ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? सही है। सेकेंड ऑफ सेकेंड सही हो गया। थर्ड, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन सीक्रेटेड बाय द सेम सेल ऑफ द पैंक्रियाज, गलत है। सेम सेल से नहीं होता है, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, तो ये तो गलत हो गया। बीटा सेल से क्या होता है? इंसुलिन, तो ये तो गलत हो गया। चलो, वेसोप्रेसिन इज स्टोर्ड इन द न्यूरो हाइपोफाइसिस। वेसोप्रेसिन इज द स्टोर इन द न्यूरो हाइपोफाइसिस, बिल्कुल सही है। तो कौन हो गया? पहला, दूसरा एंड चौथा। पहला, दूसरा एंड चौथा कौन सा ऑप्शन है? पहला, दूसरा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, काउंटर करंट मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। द काउंटर करंट एक्सचेंजर इज द वासा रेक्टा। द काउंटर करंट एक्सचेंजर इज द वासा रेक्टा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कौन सा है हमारे पास? सही है। तो काउंटर करंट क्या होता है? जस्ट मैं अगर बनाऊं तो मान लो हमारे पास ये डिसेंडिंग लूप ऑफ एलने है, DLOH में लिख देता हूँ। ये क्या है हमारे पास? असेंडिंग लूप ऑफ एलने। और इसी के बगल में हमारे पास वासा रेक्टा, बट वासा रेक्टा जस्ट अपोजिट होता है। ये क्या होता है? डिसेंडिंग वासा रेक्टा, और ये क्या हो जाएगा? असेंडिंग वासा रेक्टाई। तो ये काउंटर करंट इसके इसके बीच में बना, इसके बीच में बना, और एक किसके बीच में बना? इसके बीच में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास? 140 का करेक्ट। द काउंटर करंट एक्सचेंज इज द वासा रेक्टा, तो ये सही है। दूसरा हम लोग देखते हैं, हीमोडायलिसिस रिमूव द यूरिया थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हीमोडायलिसिस में क्या होता है? थ्रू, और इस जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेलोफेन। क्या बोलते हैं? सेलोफेन ट्यूब होता है। एक सेलोफेन ट्यूब होता है। अगर मैं आपको डायग्राम समझाऊं तो कुछ इस तरीके होता है। अगर क्वेश्चन आया तो आप कर सकते हो। ये एक छोटा सा हीमोडायलाइजर मशीन है। इसमें हमारे पास क्या होता है? यहाँ से हम लोग ब्लड एंट्री किए और यहाँ से ब्लड को बाहर निकाल देते हैं। ब्लड एंट्री करेंगे तो यहाँ पे ब्लड थिनर थिनर ऐड करेंगे और यहाँ पे थिनर को हटा लेंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से सेलोफेन ट्यूब होता है। क्या होता है? सेलोफेन ट्यूब। वैसे तो ये डिवाइस बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं, बट कॉस्टली क्या है? तो प्लाज्मा। इसके अंदर जो डालते हैं ना ब्लड प्लाज्मा, एकदम ब्लड का प्लाज्मा रहता है इसके अंदर, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट के अलावा सब कुछ होता है। तो अब उस केस में नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा होता है, तो यहाँ से मूव करके इधर आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा ब्लड फिल्टर हो जाता है हीमोडायलिसिस में। तो वही चीज़ लिखा था। तो कौन सा हो गया? हीमोडायलिसिस रिमूव द यूरिया थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलोफेन पेपर। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? सही हो गया। तीसरा देखते हैं, डायूरेसिस इज द कंडीशन रिड्यूस यूरिन आउटपुट। रिड्यूस यूरिन आउटपुट, गलत। डायूरेसिस में ज्यादा होता है भाई, रिड्यूस क्यों होगा? कम नहीं होगा, बहुत ज्यादा। तो उसको क्या बोलते हैं? डायूरेसिस, गलत। यूरेमिया इज द एक्युमुलेशन ऑफ द यूरिया इन द ब्लड, ये भी सही है। पहला, दूसरा, चौथा करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हार्ट आर द ट्रू। न्यूरल रेगुलेशन हार्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास सही है? तो देखो, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। किसको इंक्रीज करता है? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ द हार्ट, ये सही है। सिंपैथेटिक। और डिक्रीज करने के लिए कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक। ध्यान रखिएगा, डिक्रीज के लिए पैरासिम्पैथेटिक, इंक्रीज के लिए सिंपैथेटिक। ये बात याद रखो, ये पहले भी आया था स्टेटमेंट, तो वहां पे भी सही था, यहाँ पे सही है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेटर डिक्रीज द हार्ट बीट, ये भी सही है। देखो, दोनों क्वेश्चन यहीं पे आ गया, ये भी सही है। द कार्डिक कंट्रोल सेंटर इज लोकेटेड इन द सेरेबेलम, नहीं। द कार्डिक कंट्रोल नॉट लोकेटेड इन द सेरेबेलम, गलत हो गया। सेरेब्रम, गलत। द ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेच रिसेप्टर इन द वेंट्रिकल्स, नहीं। तो पहला, दूसरा द करेक्ट, ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, इवेलुएट द एंजाइम प्रॉपर्टीज। एंजाइम प्रॉपर्टीज का देखना है क्या क्या है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैन बी रिवर्स बाय द एडिंग मोर सबस्ट्रेट। एडिंग मोर सब, गलत। मैंने बताया था कॉम्पिटिटिव को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? कॉम्पिटिटिव को रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख दिया? नॉन, अभी ऊपर इसलिए बताया था। एलोस्टेरिक और कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट डाल के रिवर्स कर सकते हैं, बट नॉन कॉम्पिटिटिव को नहीं कर सकते, चाहे तुम कितना भी सबस्ट्रेट डाल दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि आप नीट का जैसे आप मान लो लेक्चरर के एग्जाम दे रहे हो, कोई जेई का एग्जाम दे रहे हो, आप दोनों में दोनों अपना अलग अलग एग्जाम है, देर इज नो नीट, कोई कंपटीशन ही नहीं है। उसी तरीके से
हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव में चाहे कितने भी बच्चे ऐड कर दो, मैं बोलूँ कि आप जेई के आप लोग लेक्चरर कोई जेई के दे रहा है, जेई के बच्चे कितना भी नंबर बढ़ जाएं, क्या आपको कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, आपको फर्क तब पड़ता है जब लेक्चरर के बच्चे ही बढ़ते। उसी तरीके से अगर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है तो चाहे तुम कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत। कोएंजाइम आर ऑफन डिराइव्ड फ्रॉम द विटामिन, ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? सही है। विटामिन बी 12 अभी ऊपर भी बताया था, जो शुरू के एक दूसरे या तीसरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एंजाइम डू नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास? डू नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बिल्कुल सही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं चेंज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है, घटा सकता है, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता है। चौथा क्या है हमारे पास? फीडबैक इनहिबिशन यूजुअली एक्ट ऑन द फर्स्ट एंजाइम ऑफ द पाथवे, नहीं, ये क्या हुआ? गलत। तो दूसरा एंड तीसरा आर द करेक्ट। कहाँ गया दूसरा एंड तीसरा? हाँ, ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एक्यूरेट स्टेटमेंट अबाउट न्यूरॉन्स एंड ग्लिया। न्यूरॉन्स एंड ग्लिया, एस्ट्रोसाइट हेल्प फ्रॉम द ब्लड ब्रेन बैरियर, किसमें हेल्प करता है हमारे पास? ब्लड ब्रेन बैरियर, ये सही है। एस्ट्रोसाइट, एलिगोडेंड्राइट, ये सब सपोर्टिव सेल होता है। मैं बता रहा हूँ सपोर्टिव सेल कौन कौन सा। एस्ट्रोसाइट है, न्यूरोग्लिया या माइक्रोग्लिया, न्यूरोग्लिया, माइक्रोग्लिया, एस्ट्रोसाइट, स्वान सेल, दीज ऑल आर द सपोर्टिव सेल। इपिडाइडिमल सेल प्रोड्यूस सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, क्या प्रोड्यूस करता है इपिडाइमल सेल? तो सीएसएफ प्रोड्यूस करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैव वन डेंड्राइट एंड मेनी, गलत। वन डेंड्राइट एंड मेनी एक्सॉन, उल्टा लिख दिया है, मेनी एक्सॉन एंड, नहीं, उल्टा लिख दिया है यहाँ पे। मेनी क्या होता है? डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। उल्टा लिखा है, ध्यान रखिएगा। वन डेंड्राइट होता, सॉरी, मेनी डेंड्राइट होता है और वन एक्सॉन होता है, यहाँ पे क्या लिख दिया? उल्टा। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। एक्सोनल ट्रांसपोर्ट कैन बी बोथ एंटीरोग्रेड एंड द रेट्रोग्रेड, एंटीरोग्रेड एंड द रेट्रोग्रेड, ये स्टेटमेंट भी सही है कि मैंने अभी बताया कि जो न्यूरोट्रांसमीटर कैसे हो सकते हैं? इनहिबिट भी कर सकते हैं और एक्साइट भी कर सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? सत्य। तो पहला, दूसरा एंड फोर्थ आर द करेक्ट। पहला, दूसरा, फोर्थ कहाँ पे है? ऑप्शन ए में। रिगार्डिंग द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्लाइवरी एमाइलेज ब्रेक इनटू स्टार्च इनटू द माल्टेज, किसमें तोड़ देता है स्लाइवरी एमाइलेज? तो ये स्टेटमेंट सही है। एमाइलेज को किसमें तोड़ देगा? माल्टोज में। सिंपल, कॉम्प्लेक्स से सिंपल कर देगा, तो सही हो गया। सेलुलोज इज प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन गैस्ट्रिक ग्लैंड, सेलुलोज इज प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन गैस्ट्रिक ग्लैंड, गलत। नहीं, ये हमारे पास क्या स्टेटमेंट क्या हो गया? हमारे पास गलत हो गया। सुक्रोज कन्वर्ट्स, सुक्रोज सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सुक्रेज, सॉरी, सुक्रेज सही है। सुक्रेज क्या है हमारे पास? ये तोड़ देगा किसको? सुक्रोज को दो पार्ट, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यानी ये सुक्रोज क्या होता है? डाइसेक्रेट, ये स्टेटमेंट सही हो गया। पहला और तीसरा तो सही है। लैक्टोज इंटॉलरेंस इज कॉज्ड बाय द अब्सेंस ऑफ एंजाइम लैक्टेज, लैक्टेज अगर किसी बेबी में नहीं होगा तो वो बेबी मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाए, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही। तो पहला, तीसरा एंड चौथा, ऑप्शन ए। रेनिन आ गया फिर से। रेनिन इन एंजाइम दैट कन्वर्ट एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन फर्स्ट, ये बिल्कुल सही है। ब्रास मैकेनिज्म है, अभी लास्ट में मैं आपको बता दूंगा क्योंकि वो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है हमारे पास? इरिथ्रोपोइटिन, दूसरा क्या है हमारे पास? इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट्स द लिवर टू प्रोड्यूस बाइल, स्टिमुलेट द लिवर टू प्रोड्यूस, गलत भाई। इरिथ्रोपोइटिन किडनी बनाता है, कौन बनाता है? किडनी, ये क्या? लिवर, गलत हो गया। तीसरा देखते हैं हमारे पास, कैल्सिडायोल इज कन्वर्टेड टू कैल्सिट्रायोल इन द किडनी, कैल्सिट्रायोल इन द किडनी, स्टेटमेंट क्या है? सही है। नेक्स्ट, एंजियोटेंसिन सेकेंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन, ये भी सही है। तो हमारे पास कौन कौन सही है? पहला, तीसरा एंड चौथा, दूसरा वाला गलत है। पहला, तीसरा एंड चौथा, पहला, तीसरा एंड चौथा, ऑप्शन सी द करेक्ट। अब देखो, ये भी काफी इजी से क्वेश्चन है, अभी ऊपर भी मैंने बताया था, तो वही हार्ट वाला से रिलेटेड है जो आपको बताया था। एसी नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिस, राइट और लेफ्ट, और क्या है? पुरकेंजे फाइबर, तो उसी का सीक्वेंस बताना है। क्या बताना है आपको? सीक्वेंस। तो सबसे पहला कहाँ पे होगा? एसी नोड, तो ये तो हटा ही दो। सबसे पहला क्या हो जाएगा हमारे पास? एसी नोड, उसके बाद इंटरनोडल पाथवे, यानी एसी नोड हो गया, उसके बाद क्या हो गया? इंटरनोडल पाथवे, उसके बाद एबी नोड, उसके बाद बंडल ऑफ हिस, पुरकेंजे फाइबर, और हो तो गया बस। ऑप्शन इज द करेक्ट, एसी नोड, इंटरनोडल पाथवे, एबी नोड और बंडल ऑफ हिस, और उसके बाद पुरकेंजे फाइबर, तो ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, एबी नोड होगा नहीं, एसी नोड के बाद एबी नोड, पुरकेंजे फाइबर, ये गलत हो गया, यहाँ से गलत हो गया, एबी यहाँ से गलत हो गया। ये भी सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर थ्रू द फिल्ट्रेट फ्लो द मेम्ब्रेन नेफ्रॉन,
मैमेलियन नेफ्रॉन के थ्रू। तो ये देखो बना दे रहा हूँ। ये था हमारा बॉमिन कैप्सूल, बॉमिन कैप्सूल से ये था पीसीटी, ये था लूप ऑफ हेनले, और ये था हमारे पास डीसीटी, और डीसीटी के बाद ये ओपन हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। तो यहाँ पे देख लो किसके बाद क्या-क्या हो रहा है। तो सबसे पहले क्या है, बॉमिन कैप्सूल, तो कलेक्टिंग डक्ट ये तो गलत हो गया, पीसीटी तो गलत हो गया, तो अब 2 बचा। बॉमिन कैप्सूल के बाद कहाँ पे गया, पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले, उसके बाद डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या बोल रहा है, दूसरा वाला कहाँ था, गलत। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन ए देखो 47 का है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था दोनों। 148 फिर से है, कार्डिक साइकिल को करेक्ट उसमें बताना है। ये बात क्लियर, कार्डिक साइकिल को क्या बताना है, करेक्ट बताना है। मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल। सबसे पहले क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल, याद करो ये वाला, जस्ट अभी बताया था ना। सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल, उसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल। वही सीक्वेंस में याद रखना, जब एट्रियल सिस्टोल करेगा तो पूरा ब्लड कहाँ पे आएगा, अंदर। कहाँ पे आएगा, वेंट्रिकल के अंदर। उस कंडीशन में सारा का सारा जो वॉल्व है सब क्लोज रहेगा। उस कंडीशन को आइसोवोल्यूमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोवोल्यूमेट्रिक। आइसोवोल्यूमेट्रिक होने के बाद वेंट्रिकल डायस्टोल करता है, और उसी को इसमें क्या लिख दिया है, वेंट्रिकल इजेक्शन। क्या लिख दिया है, इजेक्शन। वर्ड चेंज कर दिया है, डायस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड बाहर निकलेगा, तो उसी को इसमें क्या लिख दिया है, इजेक्शन। क्या लिख दिया है, इजेक्शन। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, मतलब इसके बाद इजेक्शन होगा। इजेक्शन होने के बाद हमारे पास क्या होगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्स। क्या होगा, रिलैक्स करेगा, और रिलैक्स करने पे हमारे पास सारा का सारा ब्लड ऊपर के दोनों वॉल्व ओपन होंगे, और पूरा का वहां पे फीलिंग होने लगेगी, यानी कि ज्वाइंट डायस्टोल होने लगेगा। सबसे पहले क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल, उसके बाद आइसोवोलेट्रिक, उसके बाद वेंट्रिकुलर, उसके बाद आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो 148 का क्या हो गया, ए। 148 का क्या हो गया, ए। क्लियर है सभी को, किसी को कोई दिक्कत, बताओ। 149 देखते हैं। The mammalian kidney can produce urine that is more concentrated than the blood plasma. Than the blood plasma. ये स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं। दिस इज द करेक्ट। Mammalian kidney can produce urine that is the much more concentrated than the blood plasma. दूसरा, इसका रीजन देखते हैं हम लोग। This is achieved by the counter current mechanism by and the action of ADH on the collector. तो ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो कौन सा हो जाएगा, दोनों के दोनों हमारे पास ट्रू है, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो ट्रू है, बट ये तो गलत हो गया। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। कई बार देखिए, जरूरी नहीं है कि हर बार ऑप्शन में ऊपर वाला ही ए में ही होगा। यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहाँ पे दिया, बी में। तो जल्दीबाजी में कई बार हम लोग ए मार के आ जाते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। दोनों करेक्ट है। मेमिलियन किडनी प्रोड्यूस करता है यूरिन मच मोर कंसंट्रेटेड देन द ब्लड प्लाज्मा, तभी तो फिल्टर होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाता है। और इसका रीजन क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। जो लूप ऑफ हेनले है और जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये सब कुछ मिलके हमारे पास क्या करता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन को, रीएब्जॉर्प्शन का मतलब जो फिल्ट्रेट है, यानी कि लूप ऑफ हेनले के अंदर जो ब्लड जो भी फिल्ट्रेट है उसके अंदर का पानी वापस ब्लड में जाना, इसी वजह से उसको बोलते हैं, दैट इज द रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 150 है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर कंडक्ट इम्पल्स मच फास्टर देन द अनमाइलिनेटेड। अभी हम लोग देखे थे, विद द सेम डायमीटर। कि क्यों, क्योंकि वहां पे साल्टेटरी कंडक्शन होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होगा, साल्टेटरी कंडक्शन होगा। क्योंकि माइलिन एक्ट एज ए इंसुलेटर फोर्सिंग एक्शन पोटेंशियल जंप बिटवीन नोड्स ऑफ रेनवियर बाय द साल्टेटरी कंडक्शन। तो ये भी स्टेट क्या हमारे पास सही है, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्लियर है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट का आप लोग तैयारी करिए, इसके एक और टेस्ट होंगे ना, सेम। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन।